नहीं थी। दिस इज फॉर योर नॉलेज। हाइजन ने पहली पॉस्टुलेट बोली थी कि लाइट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव, which is wrong. Light is a transverse wave. दूसरी चीज हाइजन ने बोली थी, लाइट इज मैकेनिकल वेव, यानी कि लाइट को अपने प्रोपगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। ये भी गलत है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैक्यूम में भी लाइट ट्रैवल कर सकती है। ये दो पोस्टुलेट्स भी गलत थी। न्यूटन की तो थ्योरी गलत थी बेटा, न्यूटन की तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ही गलत थी, पर हाइजेंस की वेव थ्योरी के भी ये दो पोस्टुलेट गलत थे। इसके बावजूद हाइजेंस की थ्योरी इतनी फेमस इसलिए है क्योंकि इसके अलावा उन्होंने जितनी बातें कही वो सारी की सारी सही थी और काफी मेजर डेवलपमेंट्स उस थ्योरी के बेसिस पे हुए, जिसे हम हाइजेंस वेव थ्योरी कहते हैं। अब जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, अगर आप ईएमआई पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म में, तो मैग्नेटिज्म में आगे चलकर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे ईएम वेव्स, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। हाँ सर वही चल रहा है। वही चल रहा है तो ये वेव्स में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जो लाइट होता है वो कैसी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और ये किसने बताया था बेटा? मैक्सवेल थ्योरी के, यानी हाइजेंस की थ्योरी को जो करेक्शन किए थे वो मैक्सवेल ने किए थे। ईएम वेव में आपको पढ़ाया जाएगा कि लाइट एज पर देखो कैसी दिखती है, ऐसे दिखती है लाइट। सी मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और लाइट की जो वेव होती है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब समवट ऐसा दिखता है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, और आप फील कर सकते हो इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन। और यहां पे मुझे दिख रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, अगर इसका एम्पलीट्यूड मैं ई नॉट बोल दूं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वेव है इसका एम्पलीट्यूड मैं क्या बोल दूं, बी नॉट बोल दूं, और ये सी है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसमें कोई दिक्कत? ये तीनों म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर। ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया कि दिस इज हाउ लाइट का वेव्स लुक्स, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सपोज एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स जेड प्लेन में ऑसिलेट करती है, और आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसे होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ऑल ऑफ देम। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसा लाइट का वेव कुछ क्या करता है, दिखता है, राइट। इट्स अ नॉन मैकेनिकल वेव, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? Sir, will you tell what's B naught and E naught again? बेटा E naught is the amplitude of electric field, B naught is the amplitude of magnetic field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है, क्योंकि ये साइनोसॉइडल ऑसिलेशन है, तो इसको आप वेव फॉर्म में कैसे लिखोगे? इसको आप ऐसे लिखोगे, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझ आ रही है बात? तो ये ई नॉट इस वेव का क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही होती है। समझ आई बात? Yes, I got it. Thank you. ना सर एक बार फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लें। इसका स्क्रीनशॉट लेना है। नोट्स बेटा एंड में मैं क्यूआर कोड आपको शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। हाँ चल काम की बात करते हैं। हाइजेंस वेव थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, राइट? क्या होता है वेव फ्रंट? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स oscillating in same phase।
लोकस का मतलब एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जो उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। इसको समझने के लिए आइए एक काम करते हैं, सबसे पहले पॉइंट सोर्स का एग्जांपल देखते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉइंट सोर्स। मान लो मेरे पास यहां पर एक लाइट का पॉइंट सोर्स है, तो आप सबको पता है कि अगर ये लाइट का पॉइंट सोर्स है, लेट अस से बल्ब है, तो इससे लाइट 360 डिग्री तीनों डायमेंशंस में निकल रही होंगी वेव्स। लाइट इधर भी जा रही होगी, 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 बाहर भी आ रही होगी, अंदर भी जा रही होगी, इन ऑल द डायरेक्शन 360 डिग्री। और अभी हमें यह भी पता है कि लाइट इज कंप्राइज्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव यूज कर सकता हूं या मैग्नेटिक फील्ड की। तो एक बात बताओ मुझे, किसी भी टाइम पर यहां से x डिस्टेंस दूरी पर ये वाला जो पॉइंट है, x डिस्टेंस दूरी पर ये वाला जो पॉइंट है, x डिस्टेंस दूरी पर ये वाला जो पॉइंट है, और x डिस्टेंस दूरी पर ये नीचे वाला जो पॉइंट है, डू यू अंडरस्टैंड? ये सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे। यस यस सर। सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? इधर देखो, अगर मैं लाइट की वेव को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो आप सबको पता है कि यहां पर दिस एंगल इज कॉल्ड फेज एंगल। तो इन सबके लिए x अगर सेम है तो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम t पर ये वैल्यू जो फेज एंगल की वैल्यू है सबके लिए सेम आएगी कि नहीं आएगी? ये चार पॉइंट्स तो मैंने इस प्लेन में दिखाए हैं, ऐसे x बाहर की तरफ, x अंदर की तरफ, x इधर, x इधर, x इधर, x इधर, हर पॉइंट का फेज क्या होगा? सेम होगा। जब आप इसका लोकस बनाने की कोशिश करेंगे, लोकस मतलब एक इमेजिनरी सरफेस जो इन सबको ड्रॉ कर रहा होगा, वो क्या बन जाएगा बेटा? स्फीयर ऑफ रेडियस। एक स्फीयर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो याद रखेंगे आप, पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल शेप का है। यहां मैं थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं, इस वेव फ्रंट का जो फेज है क्या वो कांस्टेंट है? यस सर। नहीं, ये फेज है। हर टाइम पे इसके फेज की वैल्यू सेम होगी कि अलग अलग होगी? देखो यहां से देखो, अलग अलग लोकस है तो तो x एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर यहाँ का फेज अभी कितना है? 0। लेट अस से फेज एंगल कितना है, तो हर पॉइंट का फेज कितना होगा? अगर इसका फेज π/2 है तो हर पॉइंट का फेज कितना होगा? अगर फेज पाई है तो सबका फेज at a particular time they will all be vibrating in the same phase. Is that clear to you or not? यस sir. तो पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट की शेप क्या होगी? जैसे अगला वेव फ्रंट मैं कैसे बना सकता हूं? अगला वेव फ्रंट मान लो ये एक स्फीयर बना दिया मैंने बड़े रेडियस का, ये भी एक वेव फ्रंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैं जनरलाइज करके ये कह सकता हूं कि ये वाला जो वेव फ्रंट है, लेट अस से ये φ1 का वेव फ्रंट है और ये वाला वेव फ्रंट φ2 का वेव फ्रंट है। इसका मतलब एट अ गिवन टाइम इसके हर पॉइंट का फेज एंगल φ1 है और एट अ गिवन टाइम इसके हर पॉइंट का फेज एंगल कितना है? φ2। सो फार सो गुड। बोलो सो फार सो गुड। Yes. ठीक है, इधर देखो, इस वेव फ्रंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यहां से आपको दिखनी चाहिए, ये आपका पॉइंट सोर्स है और अब हमें पता है कि पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट्स की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। ये उन पॉइंट्स का लोकस है जो सारे सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो दीज आर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। क्या आप ऐसा मानते हो कि सर यहां से जो लाइट निकलेगी अगर मैं उसको एज अ रे परसीव करूं, लाइट को एज अ रे परसीव करूं, तो लाइट का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो ये है, ये जो एरोज दिखाए मैंने? यस यस सर। ये लाइट की वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से मेरी लाइट चल रही है v। तो यहां से मुझे एक चीज क्या दिखी? एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिखी कि जो लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। आई होप यू कैन सी दैट। दिख रहा है नहीं? यस सर। यस सर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज इसको याद रखिएगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, या सिंपल भाषा में बोल लीजिए वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट के बारे में दो चीजें हमें को समझ में आई। एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो सारे सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उसको हमने वेव फ्रंट नाम दिया है। और लाइट हमेशा वेव फ्रंट से कैसे मूव कर रही है? परपेंडिकुलर।
अपना दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ। यहाँ पे दो केस में आपसे पूछ रहा हूं। पहला केस, अगर मैं कहूं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है और रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब सोर्स कहां पर रखा हुआ है? इंफिनिटी पे। आपको पढ़ाया जाता है कि जब Infinity. सोर्स इंफिनिटी पे होता है तो लाइट रेज पैरेलल आती हैं। यस So, Rikshan, can we take the screenshot of the last few pages? वेट बच्चे, I'll give you time, don't worry. Suppose this is a parallel beam of light or you can say that there is a source which is kept at infinity जहां से लाइट रेज आ रही हैं। इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेज हम पैरेलल मानते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द शेप ऑफ द वेव फ्रंट्स? Straight lines ही होगा. A straight line. Vertical line parallel. Planes. It will be a straight line or basically this plane. Vertical line. Plane. Plane. I hope you understand that this point, this point, this point, and this point, they are all in the same phase. Yes? Yes. If I'll join them, what I'll get? I'll get planar wave fronts. या सिंपल भाषा में तुम ऐसे भी बोल सकते थे कि सर हमें पता है कि जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो लाइट के परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर लाइट ऐसे प्रोपोगेट कर रही है तो वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, प्लेनर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर. बट सर उससे ऐसा पास होते हुए लाइन क्यों नहीं बनी, मतलब प्लेन क्यों बना? बेटा ये सिर्फ ऐसे लाइन थोड़ी है, बीम है पूरी, पीछे भी तो लाइट अच्छा रेज है। हाँ समझ। ये तो इस प्लेन में थोड़ी पीछे भी है, यस समझ आया? यस। तो ये कैसे वेव फ्रंट्स हो गए? प्लेनर वेव फ्रंट्स हो गए। ओके, अब इधर सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं अ वेरी लॉन्ग लाइन सोर्स ऑफ लाइट, अ वेरी लॉन्ग लाइन सोर्स, सपोज एक बहुत बड़ा लाइन सोर्स ऑफ लाइट है, तुम ऐसे मान लो कि ट्यूबलाइट टाइप का है, कुछ बहुत बड़ी सी एक ट्यूबलाइट है, दिस इज द लाइन सोर्स। कैन यू प्लीज टेल मी क्या वेव फ्रंट की शेप होगी? Cylindrical. सिलेंड्रिकल। समझ में आती है बात? Yes, sir. क्या होगी वेव फ्रंट की शेप? Cylindrical. दिस विल बी द शेप ऑफ द वेव फ्रंट्स। जो सारे पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं वो ये होगा। एंड आई होप आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर इस लाइन सोर्स से जो लाइट निकलेगी वो इस तरफ ऐसे ट्रैवल कर रही होगी। यस, Yes, sir. तो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि मेरे वेव फ्रंट के साथ कितना एंगल बना रही होगी? 90 डिग्री। तो शेप ऑफ वेव फ्रंट्स क्या हो जाएगा? कोएक्सियल सिलेंडर्स बोल सकता हूं मैं। cylindrical wave fronts. Any doubts? बोलो, any doubts? No, sir. ठीक। देखो, पहले आई एम राइटिंग डाउन द प्रिंसिपल, यू गिव इट अ रीड फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या कह रहा है। पहले अच्छे से पढ़ लो क्या कहता है।
पढ़ी, just read what I have written. I have written all the points on a wavefront acts as point sources of light and emit secondary wavefronts. The envelope of these secondary wavefronts will give the shape of the next wavefront. कुछ समझ में आया क्या कहने का मतलब है? यस सर। चलो आओ इधर देखो, एक बात बताओ सोच के, मान लो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये इसका एक वेव फ्रंट है, अभी ये वेव फ्रंट बन रहा है, दिस इज द वेव फ्रंट जो अभी अभी बन रहा है, मतलब यहां से जो लाइट निकली है, इस एस से जो लाइट निकली है वो यहां तक पहुंच गई है, लाइट यहां तक पहुंच गई है, तो अगर लाइट इधर पहुंची है, इधर पहुंची है, यहां तक पहुंच गई है, तो ये आपका वेव फ्रंट की अभी शेप है। क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं बोलूं यहां से टी टाइम के बाद वेव फ्रंट की शेप क्या होगी, तो क्या कैसे बताओगे? इससे बड़ा स्फेयर ही होगी। अगर लाइट अभी यहां पर है बेटा t इक्वल टू 0 पर, मान लो इस इंस्टेंट को मैंने t इक्वल टू 0 कह दिया, इफ आई एम सेइंग दिस इज वैक्यूम, तो क्या आप ऐसा मानते हो कि सर t टाइम में ये लाइट यहां से यहां तक ct ट्रैवल कर जाएगी? यस सर। Yes, sir. तो ये सब ct ट्रैवल कर जाएगी, तो ये वाला जो स्फीयर होगा जिसकी रेडियस ct अमाउंट से बढ़ चुकी होगी, दिस विल बी द नेक्स्ट वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t. डू यू एग्री? यस सर। डू यू एग्री? Yes, sir. Right. How Huygens explained this, what Huygens said was this. Huygens ने बोला कि एक्चुअली में यहां जो है वो ये हो रहा है, कि t इक्वल टू 0 पर सपोज ये मेरा वेव फ्रंट था, ये जो t इक्वल टू 0 वाला वेव फ्रंट है ये मैंने बनाया है, तो हाइजन ने बोला कि अब इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट खुद से किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑल द पॉइंट्स ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि अब आप तुम ये मान लो कि इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मैं कुछ पॉइंट्स लेके दिखा रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स खुद किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? पॉइंट सोर्सेस की लाइट के। अगर ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं तो ये खुद क्या एमिट करेंगे? वेव फ्रंट्स, जो कि सेकेंडरी वेव फ्रंट्स कहलाएंगे। बोलो बात समझ में आती है? यस यस। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये जो मैंने डॉटेड वेव फ्रंट बनाया है ये किस सोर्स से निकला है? पॉइंट्स। ये इस वाले पॉइंट सोर्स का है, लेकिन अब यहां से जो पॉइंट सोर्सेज निकलेंगे उसमें तो मैंने इस पॉइंट को सोर्स माना हुआ है। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? यस सर। तो दीज विल बी कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। तो अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इस पॉइंट को एक पॉइंट सोर्स मान लूं तो इसके वेव फ्रंट की शेप क्या होनी चाहिए? स्फेरिकल होनी। तो मान लो इसने एक वेव फ्रंट एमिट किया, ये वाला स्फीयर, इसने एक वेव फ्रंट एमिट किया, ये वाला स्फीयर, इसने एक वेव फ्रंट एमिट किया, ये वाला स्फीयर, ऐसे अगले वाले ने ये स्फीयर, फिर ये स्फीयर, फिर ये स्फीयर। तो क्या आपको समझ में आता है ये जो सारे सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं, इसके जो ये पॉइंट्स हैं, इसका एनवलप अगर मैं बनाऊं, इसकी आउटर कवरिंग अगर मैं बनाऊं, तो दिस इज द शेप ऑफ द नेक्स्ट वेव फ्रंट। यस सर। इज दैट क्लियर और नॉट? ये क्या बना? ये नेक्स्ट वेव फ्रंट बना। अब इसका अगला नेक्स्ट वेव फ्रंट कैसे फॉर्म हो रहा होगा? इसके जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये किसकी तरह बिहेव कर रहे होंगे? पॉइंट सोर्स की तरह। और अगर ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे होंगे तो ये अपने क्या एमिट कर रहा होगा? वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। और इनका जो एनवलप बनेगा वही आपका क्या होगा? नेक्स्ट वेव फ्रंट बनेगा। यानी कि एक वेव फ्रंट से अगला वेव फ्रंट जब बनता है तो उसके लिए जस्ट पिछले वाला वेव फ्रंट ही किसकी तरह बिहेव कर रहा होता है? सोर्स की तरह। आर यू क्लियर विद दिस और नॉट? सर वो हर डायरेक्शन में एमिट करे तो पीछे की तरफ भी एमिट कर रहा है, ऐसा अगर बोल रहे हैं तो हाँ। वो वेव्स का क्या हो? बेटे वो भी एक वेव फ्रंट है, वो दिखाया नहीं मैंने। ओके राइट, मैंने तो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पॉइंट दिखाए ना, सारे दिखाऊंगा तो फिगर बहुत गंदा हो जाएगा। समझ आ रही है बात की नहीं? यस सर। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यानी कि हाइजन के अकॉर्डिंग देखो उसने क्या बोला,
ये जो सबसे पहला वाला वेव फ्रंट मैंने दिखाया था, अभी मैं ऐसे करके बोल्ड करके दिखा देता हूं, ये वाला वेव फ्रंट, इसके लिए सोर्स कौन था? एस। इसका जो अगला ग्रीन वाला वेव फ्रंट है उसके लिए सोर्स कौन है? The first wave. द फर्स्ट वेव फ्रंट। उसका जो नेक्स्ट वेव फ्रंट है उसके लिए सोर्स कौन है? Second wave. तो इस वाले एस को आप क्या बोलोगे? इसको आप क्या बोलोगे? प्राइमरी सोर्स। क्या बोलोगे? और इसको अगर मैं प्राइमरी सोर्स बोल रहा हूं तो यहां से जो वेव फ्रंट्स निकलेंगे उनको मैं क्या बोलूंगा? प्राइमरी वेव फ्रंट्स। ये वाला जो फर्स्ट वेव फ्रंट है ये इसके आगे के लिए सोर्स बन गया कि नहीं बन गया? तो ये कहलाएगा सेकेंडरी सोर्स। और ये जो वेव फ्रंट एमिट करेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। इज दैट क्लियर? यस सर। दिस इज सिंपल हाइजेंस प्रिंसिपल। यानी कि हाइजन ने सिंपल बात करी, जनरेशन ऑफ लाइट सोर्सेज यूजिंग वन लाइट सोर्स। उसने बोला कि अगर एक चीज से लाइट निकल रही है और वो लाइट आगे प्रोपोगेट कर रही है तो उसके आगे के लिए वो वेव फ्रंट किसकी तरह बिहेव करता है? सोर्स की तरह बिहेव करता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको मैं एक बार और आपको समझा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाए। अभी हमने पैरेलल बीम वाला एग्जांपल लिया था, यहां देखिए बेसिकली वेव फ्रंट्स आगे कैसे मूव कर रहे हैं इसको समझ लेते हैं एक बार। ये लाइट ऐसे चल रही है, t इक्वल टू 0 पर मान लो ये मेरा वेव फ्रंट है, दिस इज t इक्वल टू 0, ये मेरा वेव फ्रंट है। थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट किधर जाएगा? आगे मूव करेगा। तो हाइजेंस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सोचने की कोशिश करते हैं। हाइजेन ने क्या बोला कि इसका हर पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा? सोर्स ऑफ सेकंड। सोर्स की तरह। कैसे सोर्स की तरह? Point source. सेकंड। तो इधर देखो मैं कुछ पॉइंट्स लेके दिखा देता हूं। ये वाला जो पॉइंट है क्या ये खुद पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा? ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए। अगर ये बेटा ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो कैसे वेव फ्रंट एमिट करेगा? व्हाट विल बी द शेप ऑफ द वेव फ्रंट? मैं पूरा स्फीयर नहीं बना रहा, सिर्फ एक छोटा सेक्शन बनाता हूं। ये पूरा स्फीयर बन रहा होगा, मैंने उसका एक छोटा सेक्शन दिखा दिया। बोलो यस। Yes, sir. ऐसे इसके लिए ये बनेगा, इसके लिए ये बनेगा। अब बताओ अगर ये वेव फ्रंट्स है तो इन सबका जब एनवेलप बनाओगे ऐसे करके इसको ज्वाइन करोगे टेंजेंट को तो अगले वेव फ्रंट की शेप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? समझ आ रही है बात? ऐसी फिर ये आगे वेव फ्रंट एमिट करेगा, उससे अगला वेव फ्रंट बनेगा, यानी कि इस वेव फ्रंट के लिए ये क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। और लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी वेव फ्रंट्स उसके परपेंडिकुलरली रहेंगे। और अगर इस टाइम को बेटा मैं बोल दूं t बराबर t, तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि सर ये जो दूरी है दो वेव फ्रंट्स के बीच की कितनी होनी चाहिए? ct होनी चाहिए। एनी डाउट्स? सर ये आपने है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, लाइक हमने जो पॉइंट सोर्स लिया है हम वहां से एक सेक्शन बांध रहे हैं उसके ऊपर, फिर आपने उसका क्या बताया वो बताओ। बेटा हमने पॉइंट सोर्स लिया तो इस पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगे कि नहीं? हाँ। तो बेटा इस डायरेक्शन में जो मैंने स्फीयर दिखाए हैं ऐसे करके स्फीयर का सेक्शन दिखाया, अब इन स्फीयर पे तुम ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करो तो फिर एक प्लेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर। समझे नहीं समझे? हाँ सर समझ। देखो यहां देखो मेरे, अब मैं विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूं। अगर यहां पर एक मान लो पॉइंट सोर्स है तो यहां एक स्फीयर बन रहा है, ऐसे हाँ। नीचे एक स्फीयर बन रहा है, ऐसे उसके नीचे एक स्फीयर बन रहा है। तो इन स्फीयर पे ऐसे करके मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो विल आई गेट अ प्लेन अगेन और नॉट? यस सर। तो वो अगेन नेक्स्ट प्लेनर वेव फ्रंट है। कोई दिक्कत? नो सर हाँ सर एक छोटे से सोर्स से मतलब एक वेव फ्रंट बना, उससे और बन सकते हैं, ऐसे करके इनफाइनाइट वेव फ्रंट बन सकते हैं। बिल्कुल तो बन लाइट सकता है। कितना भी दूर प्रोपोगेट हो सकती है ना? बिल्कुल तो बेटा तो सर जितना दूर सन की लाइट जा सकती है उतना ही दूर टॉर्च की भी लाइट जाएगी क्या? नहीं बेटा, फिर लाइट की इंटेंसिटी की भी तो एक चीज होती है ना, इंटेंसिटी का लॉस भी तो होता है। यहाँ हम आइडियल केस मान के चल रहे हैं ना, हाँ हम आइडियल केस मान के चल रहे हैं तो इंटेंसिटी का भी एक फैक्टर आएगा ना। हाँ सर ठीक। कितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यस सर। बोलो भाई, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? सर इसका मतलब अगर कोई सोर्स से वेव्स निकल रही है तो ट्रैवल करते हुए खुद एक हर पॉइंट उसका सोर्स की तरह काम कर रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल यस। जैसे तुमको मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। तुम लोगों ने वो कलरफुल वाली पॉलिथीन देखी है जो पहले छोटे बच्चों की देखी ना, येलो कलर की पॉलिथीन या ब्लू कलर की पॉलिथीन देखी है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो मान लो मैंने यहाँ एक कैंडल जलाई,
मान लो मेरे हाथ में क्या है, कैंडल है, और इस कैंडल के ऊपर यहां पर मैंने एक पॉलिथीन रख दी, और पॉलिथीन के ऊपर से मैं देख रहा हूं। तो सिंपल भाषा में पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में, मेरे लिए सोर्स ऑफ लाइट कौन है? Polythene. मेरे लिए सोर्स ऑफ लाइट कौन है? कैंडल। कैंडल है, पॉली पॉलिथीन। कैंडल देखिए, यहां से जो लाइट निकलेगी वो कहां तक पहुंचेगी? वो वेवफ्रंट्स कहां तक पहुंचेंगे? पॉलिथीन और उसके आगे के लिए पॉलिथीन के डिफरेंट पॉइंट्स किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे? सोर्स ऑफ लाइट। लाइट। तो इसको मैं बोलूंगा प्राइमरी सोर्स, और इसको मैं क्या बोलूंगा? सेकेंडरी। ठीक। और सेकेंडरी सोर्स के जो वेवफ्रंट्स होंगे उसको अपन क्या बोल देंगे? सेकेंडरी सोर्स Secondary क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवफ्रंट्स, राइट। यानी कि अगर अपने सिंपल भाषा में हाइजेंस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं कि हाइजेंस प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट जनरेशन ऑफ मल्टीपल सोर्सेज यूजिंग अ सिंगल सोर्स, कि एक सोर्स से बहुत सारे आप क्या क्रिएट कर सकते हैं? सोर्स। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि एक सोर्स की लाइट जहां तक पहुंच रही है, उन्होंने ये बोला कि उसके आगे के लिए आप उसी को किसकी तरह ट्रीट कर लीजिए? सोर्स ऑफ लाइट की तरह ट्रीट कर लीजिए, उसके हर पॉइंट को पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट कर लीजिए। तो इसका जी एडवांस में भी क्वेश्चन आता है, किसका? ये वाईडीएस से। बेटा जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप जो पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में वो 3 पोर्शन पढ़ोगे। पहला पोर्शन पढ़ोगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे वाईडीएसई कहते हैं, विच इज बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दूसरा पोर्शन आप पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। तीसरा पोर्शन आप पढ़ेंगे पोलराइजेशन, जिसमें से डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन सिर्फ मेंस में पूछा जाएगा, बहुत कम चांसेस हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे 99% ऑफ द क्वेश्चंस वाईडीएसई से आते हैं, और एडवांस में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एडवांस का जो क्वेश्चन आएगा वो बढ़िया मसालेदार क्वेश्चन आता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, और जिसकी अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ क्लियर होती है वही उसको क्या कर पाता है? सॉल्व कर पाता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ बोलो। सर वो जो हाइगन्स का प्रिंसिपल था उसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया था? बेटा अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं। हाइजेंस के प्रिंसिपल ने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सारे प्रिंसिपल एक्सप्लेन किए थे। जैसे जैसे हम फिनोमेना स्टडी करते जाएंगे आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। समझ आई? चलो देखो सर स्टार्टिंग में हाइगन्स के 2 गलत प्रिंसिपल आपने बताए थे, तो उसने वो यूज करके भी कुछ एक्सप्लेन किया था क्या? गलत प्रिंसिपल? नहीं, अच्छा ठीक। उसकी वो जो पोस्टुलेट्स थी वो बाद में गलत प्रूव हुई थी। हाँ देखो यंग भाई साहब ने क्या किया था, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इतना फेमस क्यों है? क्योंकि इसने लाइट के वेव नेचर पे बिल्कुल स्टैंप लगा दिया था कि यस लाइट इज अ वेव। यानी कि हाइजेंस ने जो कहा था उसको उसने प्रूव किया था। हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके ही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया जाता है। बिफोर दैट आई होप यू रिमेंबर, जब हमने वेव्स की बात करी थी, वी हैड टॉक्ड अबाउट कोहेरेंट सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। डू यू रिमेंबर? यस सर। ऐसे सोर्सेज जो सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? और कोहेरेंट सोर्सेज की एक और प्रॉपर्टी होती है जिनके बीच का फेज डिफरेंस इन जनरल कितना हो? 0 हो, या फिर अगर कोई फेज डिफरेंस हो तो टाइम वेराइंग ना हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। जनरली 0 हो या फिर कुछ कांस्टेंट हो, टाइम वेराइंग फेज डिफरेंस ना हो। ये याद है आपको? डू यू रिमेंबर दिस? यस। ठीक है। देखो यंग ने क्या किया, राइट? यंग ने क्या किया? यंग ने कुछ ऐसा किया था, एस अब ये मैं जो आपको बता रहा हूं ये है कार्डबोर्ड। मतलब ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने घर में करके देख सकते हैं, राइट? आप अपने घर में करके देख सकते हो। देखो उसने क्या किया, यहां एक सोर्स ऑफ लाइट लिया जिसे आप प्राइमरी सोर्स कह सकते हैं। इससे थोड़ी दूरी पर उसने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो घर में अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो ओपेक ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हो? एक कार्डबोर्ड ले सकते हो। नाउ व्हाट यू कैन डू इज
इस कार्डबोर्ड के अंदर दो पतली पतली रेक्टेंगुलर स्लिट्स कट करी। स्लिट्स को सिंपल भाषा में बोलो तो खिड़की, मतलब कुल मिला के यहां पर ब्लेड से बहुत पतले पतले कट्स लगा दिए। कट्स क्यों लगा दिए? जिससे लाइट आगे जा सके, क्योंकि कार्डबोर्ड तो ओपेक होता है बेटा, बाकी लाइट को तो ब्लॉक कर देगा। तो लाइट को आगे जाने के लिए हमने दो बहुत पतली पतली स्लिट्स क्रिएट करी, और हमने ऐसा बोला कि इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज स्मॉल डी। एंड माइंड इट, कोशिश ये करेंगे एक्सपेरिमेंट करते टाइम कि ये दोनों स्लिट्स इस सोर्स के रिलेटिवली सिमेट्रिकल हो, मतलब जितना डिस्टेंस पर ये स्लिट हो उतना ही डिस्टेंस पर ये स्लिट भी हम क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहां से कैपिटल डी दूरी पर, विच इज वेरी 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 ग्रेटर देन एज कंपेयर टू स्मॉल डी। जनरली ये जो स्मॉल डी होता है या 1 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर रखते हो, और ये जो कैपिटल डी होता है इसको आप 1 मीटर 2 मीटर इस ऑर्डर का रखते हो। यहां पे ले जाके हमने रखी है एक स्क्रीन। स्क्रीन क्यों रखी है? क्योंकि यहां से सोर्स से जो लाइट आएगी वो ऑब्वियसली इन स्लिट से पास होकर आगे जाएगी, और हम ये देखना चाहते हैं कि इस स्क्रीन पर हमें क्या दिखाई देगा। व्हाट इज द पैटर्न दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व ऑन दिस स्क्रीन। और स्क्रीन पे जो दिखाई देगा उसी से हम प्रूव करेंगे कि लाइट क्या है, वेव। ये बेसिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें दो चीजें याद रखना, कैपिटल डी स्मॉल डी से बड़ा होता है, और ये दोनों स्लिट्स इस सोर्स के रिलेटिवली सिमेट्रिकली क्रिएटेड होती है। क्या यहां तक बात समझ में आती है? नाउ लिसन, पेपर में जब बेटा क्वेश्चन आएगा ना, तो पेपर में ये फिगर बन के नहीं आएगी, पेपर में इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बन के आएगा। तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा दिखेगा? क्रॉस सेक्शनल व्यू देखो ऐसा दिखेगा। ये तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है, ये रहा, ये तुम्हारा कार्डबोर्ड है, इसमें तुमने ऐसे करके दो स्लिट्स काट रखी हैं। तो जब तुम इसे साइड से देखोगे, तो साइड से देखने पे आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने को कुछ ऐसा दिखेगा। अपने को सिर्फ ये लाइन दिखेगी जिसमें ऐसे दो छेद दिखेंगे, समझ आई बात? यस सर। और यहां पर क्या दिखेगी? स्क्रीन दिखेगी कि स्क्रीन की ये वाली लाइन दिखेगी? ये लाइन दिखेगी। तो ये डिस्टेंस हो गया कैपिटल डी, ये डिस्टेंस हो गया स्मॉल डी। इसको मैंने नाम दे दिया स्लिट नंबर 1 S1, और इसको मैंने नाम दे दिया स्लिट नंबर 2 S2। ये दो स्लिट्स हैं S1 S2 जो कि S से सिमेट्रिकली लोकेटेड है, एंड दिस इज द स्क्रीन, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल फिगर। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो, क्लियर है? Yes. ओके, नाउ S1 S2 का जो मिड पॉइंट है, यहां से मैंने एक इमेजिनरी लाइन बनाई, और इमेजिनरी लाइन बना के मैंने इस पॉइंट को O नाम दे दिया, एंड इस O को मैं ट्रीट करने जा रहा हूं सेंटर ऑफ द स्क्रीन की तरह, या आप ओरिजिन की तरह भी बोल सकते हैं कि इसको हम ओरिजिन की तरह ट्रीट करने जा रहे हैं। अब एक सिंपल सा सवाल सुनिए मुझसे, यहां सोर्स से लाइट निकलेगी, अगर इफ दिस इज अ पॉइंट सोर्स दैट आई हैव यूज्ड, तो यहां से कौन से वेव फ्रंट्स निकलेंगे? वो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे, जब वो कार्डबोर्ड तक पहुंचेंगे, तो क्या वो जितना भी ओपेक पार्ट है वो लाइट को ब्लॉक कर देगा? Yes, sir. Yes. सिर्फ लाइट आगे कहां से जाएगी? S1 S2 S1 S2 से। तो क्या तुमको ये समझ में आता है हाइजेंस प्रिंसिपल से कि बेसिकली यहां से जो लाइट आ रही है उसके लिए सोर्स S है, लेकिन इसके आगे जो लाइट ट्रैवल करेगी उसके लिए दो सोर्सेज S1 और S2 हो गए। Yes, sir. उसके लिए दो सोर्सेज कौन से हो गए? S1 S2। यानी कि इसके आगे जो लाइट जाएगी, दोज वेव फ्रंट्स वुड बी कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2, बाकी लाइट ब्लॉक हो चुकी होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये S1 S2 कोहेरेंट होंगे? Yes. Yes, sir. हाँ सर। Why do you say so? एक बात बताओ, S1 पे जो लाइट आ रही है वो भी S से ही आ रही है, S2 पे जो लाइट आ रही है वो भी S से आ रही है, तो Yes, sir. फ्रीक्वेंसी इनकी Same होगी। सेम same होगी। और इनके बीच में क्या कोई फेज डिफरेंस है अभी? नहीं सर। So, कैसे पता? Because they are the same distance from. सर वी हैव यस दोनों बेटा, symmetrical अगर ये है। S से सेम डिस्टेंस x पर है और ये भी सेम डिस्टेंस x पर है, तो ये दोनों पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। सर। इसीलिए S1 S2 हमने हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके समहाउ दो कोहेरेंट सोर्सेज क्रिएट कर लिए हैं। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. So this is the first point. S1 and S2 are two coherent sources created using Huygens principle. बहुत अच्छी बात है। चलो, अब इसके आगे जो लाइट जाएगी, इसके आगे जो लाइट जाएगी वो मैं मान सकता हूं कि लाइट एक तरफ S1 से आ रही है और एक तरफ कहां से आ रही है? S. S2 से आ रही है। यानी कि कितनी लाइट वेव्स हम मानेंगे? एक आ रही है S1 से, एक कहां से आ रही है? S2 से। क्या ये बात समझ में आती है?
क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। हाँ यस सर। सर। क्या होता है, ध्यान सुनना। जब यंग ने स्क्रीन पर पैटर्न देखा तो उसको देखो क्या दिखाई दिया। पहली चीज, इस बात को आप याद रखेंगे, ये जो सोर्स यंग ने यूज किया था, दिस वाज मोनोक्रोमैटिक सोर्स। मोनोक्रोमैटिक का क्या मतलब होता है? मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है एक ही सिंगल, कलर। Single color. यानी कि व्हाइट लाइट आप यहाँ यूज नहीं करेंगे, सिंगल कलर। आपने लेजर लाइट देखी ना, लाल वाली लेजर लाइट आती है हाँ मार्केट में, सर, हाँ। उससे कर सकते हो एक्सपेरिमेंट अपने घर में। मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करोगे, रेड ले लो, वायलेट ले लो, कुछ भी ले लो। जब उसने मोनोक्रोमैटिक लाइट ली तो उसने एक बड़ी विचित्र चीज देखी कि इस स्क्रीन पर, मान लो यहां से मैं रेड लाइट फेंक के मार रहा हूं, तो कॉमन मुझे तो ऐसा लगता है कि स्क्रीन पर रेड लाइट फैली हुई मिलनी चाहिए मुझे। यस यस सर। भाई, यहां से लाइट आई, फिर इस S1 से ऐसे फैल गई, इस S2 से ऐसे फैल गई, तो इस स्क्रीन पे मुझे रेड लाइट फैली हुई मिलनी चाहिए। जबकि रियलिटी में यहां स्क्रीन पर एक बहुत ब्यूटीफुल सा पैटर्न दिखा, जिसमें रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, डिफरेंट डिफरेंट पट्टियां बनी हुई थी। कहीं पर ब्राइट रेड चमक रहा था और कहीं पर रेड कलर था ही नहीं, ब्लैक था। ब्लैक मतलब कोई लाइट नहीं थी। फिर कहीं पर रेड चमक रहा था, कहीं पर ब्लैक था। ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। अब आप बताइए ऐसा पैटर्न क्यों बन रहा होगा? लगाओ दिमाग। एग्जैक्टली, क्योंकि S1 और S2 ये दो सोर्सेज हो गए लाइट के, तो यहां से दो वेव्स मैं कंसीडर कर सकता हूं, एक वेव कमिंग फ्रॉम हेयर, एक वेव कमिंग फ्रॉम हेयर। इन दोनों का जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही होगी, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही होगी। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? यस Yes, sir. और अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ वेव नेचर पे एक्सप्लेन्ड है, तो इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि लाइट कौन सा नेचर एग्जिबिट कर रही है? Wave nature. एग्जिबिट कर रही है। क्या ये बेसिक बात समझ में आ गई आपको? यस सर। यस अब सर। हम इसी की मैथमेटिकल स्टडी करेंगे कि कहां पे हमें ब्राइट कलर दिखेगा, मतलब कहां पे हमें लाल कलर दिखेगा और कहां पर हमें ब्लैक कलर दिखेगा। इसको समझने से पहले मुझे एक चीज और बताइए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि S1 से जो लाइट की वेव आ रही है और S2 से जो लाइट की वेव आ रही है, इन दोनों का इंटेंसिटी सेम होगा? यस सर। यस, Yeah, why not? ऐसे बताओ ना, ये एक ही सोर्स से जो दो लाइट आ रही है उसी से क्रिएट हुए हैं। सर सेम Yeah, everything is the same only. सब कुछ सेम है, इक्वी डिस्टेंट है, तो जो लॉसेज होंगे वो भी दोनों के लिए बराबर है। यानी कि यहां से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी मैंने मानी I0, और यहां से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी भी मैंने कितनी मानी? यानी कि दोनों का एम्पलीट्यूड मैंने कितना माना है? सेम माना है। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है? नो सर। चलो, अब एक बात बताओ मुझे सोच के, S1 और S2 इससे पहले क्या इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस है? No, sir. जितना पाथ इसने चला है उतना ही पाथ इसने चला है। क्या इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस है? नो सर। ना। इसके बाद पाथ डिफरेंस हो सकता है? Yeah, depending on where they hit the screen. Exactly, depending on where the light waves are meeting. For example, you understand, S से यहाँ लाइट आई, अब इसके आगे S1 सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो S1 भी तो स्फेरिकल वेव फ्रंट ही देगा। यानी कि यहां से लाइट ऐसे करके फैलेगी, यहां से लाइट ऐसे करके फैलेगी। तो मैं बोल रहा हूं, मान लो दिस इज द पॉइंट P जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस का मतलब यहां से आने वाली वेव ऐसे आ रही है और यहां से आने वाली वेव ऐसे आ रही है। अब इस फिगर को देख के बताओ, अगर यहां पर इफ दे बोथ आर इंटरफेयरिंग, तो क्या दोनों का पाथ सेम है? नहीं. देयर इज अ पाथ डिफरेंस। किसने ज्यादा पाथ चला है? S2 ने. मैंने वेव्स में आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, अगर इसने ज्यादा पाथ चला है तो क्या उस पाथ डिफरेंस की वजह से एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा? Yes. और वही फेज डिफरेंस इस बात को डिसाइड करेगा कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव। याद है? कोई दिक्कत इसमें? बोलो, कोई प्रॉब्लम? नहीं है। ठीक है, चलो आओ फिर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द मैथमेटिक्स पार्ट। आपने जितना भी इंटरफेरेंस पढ़ा था उस सबका रिवीजन हो जाएगा आपका इसी के साथ। प्लीज ध्यान से देखिएगा। S, S1, S2, दिस इज D। ये आपकी स्क्रीन है जो कि कैपिटल D डिस्टेंस पर है, एंड कैपिटल D इज वेरी लार्ज, D इज वेरी स्मॉल। अब मैंने बोला कि दो सोर्सेज जो हैं वो है S1 और S2, तो अब इसका काम खत्म। एक लाइट वेव S1 से आ रही है, एक लाइट वेव S2 से आ रही है, ये दोनों कोहेरेंट वेव्स हैं। मान लो दिस इज द पॉइंट P जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है,
और जहां पर भी इंटरफेरेंस हो रहा है उसका सेंटर से जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने y मान लिया, मतलब y इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है। तो आप बोल सकते हो कि सर S1 से जो वेव आएगी वो ऐसे आएगी, S2 से जो वेव आएगी वो ऐसे आएगी, कोई दिक्कत वाली बात? नहीं सर। और यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, किसका पाथ ज्यादा है? S2 का। अब एक काम करते हैं, अगर मुझे इसमें से पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि पाथ डिफरेंस कितना है, तो मैं यहां लिख रहा हूं जो मेरा डेल्टा एक्स है क्या वो S2P माइनस S1P है? बिल्कुल है सर, S2P माइनस S1P। और ज्योमेट्रिकली मैंने आपको वेव में सिखाया था कि अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कितना पार्ट डिफरेंस होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो दिमाग लगाओ। perpendicular from S1 to S2. Yes. अगर मैं यहाँ सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करूं, ध्यान से देखना मैं कौन सा एंगल क्या ले रहा हूं। अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करूं और इस एंगल को थीटा बोल दूं, डू यू एग्री ये थीटा बहुत स्मॉल होगा क्योंकि मैंने डी बहुत बड़ा ले रखा है, ये डी बहुत बड़ा ले रखा है, ये डिस्टेंस बहुत छोटी लग रही है, तो क्या ये थीटा स्मॉल होगा? Yes sir. और अगर ये थीटा स्मॉल होगा तो आपको वेव्स में सिखाया गया था कि जिसका पाथ छोटा है उससे उठा के अगर यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो इस पाथ को और इस पाथ को अप्रोक्सीमेटली सेम माना जा सकता है। यस और नो? यस सर। व्हाट इज द एक्स्ट्रा पाथ? व्हाट इज द एक्स्ट्रा पाथ? दिस इज डेल्टा एक्स। टेल मी यस और नो? यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थीटा बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? बहुत छोटा। इमेजिन करो ये एंगल जो बन रहा होगा ये बहुत बड़ा होगा कि बहुत छोटा होगा? बहुत बड़ा। छोटा एंगल होगा। यस और नो? यस सर, छोटा। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर है क्या मैं अप्रोक्सीमेटली उसे इस पर भी परपेंडिकुलर मान सकता हूं? Yes, sir. मान सकता हूं? Yeah, almost. They're almost the same lines, yeah. They're almost the same line. Can I assume that to be perpendicular? Yes. Yes sir. If I can assume this to be perpendicular, I hope you can see that sir this angle can also be written as theta. Do I need to explain? Why? ये थीटा कैसे आया समझाना पड़ेगा? नहीं तो इतना दिखना चाहिए। तो बेटा अगर ये थीटा ऐसे आया तो आप एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल को देखो, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा शायद डेल्टा एक्स अपॉन डी आप सबको दिख रहा होगा, यानी कि जो डेल्टा एक्स इनके बीच में आ गया वो आ गया डी साइन थीटा। बोलो एग्रीड और नॉट? Yes sir. Yes sir. एग्रीड और नॉट? Great. So can you explain the theta, please? Theta. I can explain the theta please. Okay, there is a Matsky theorem. Do you know that angle between the lines is equal to Yeah, angle yeah. perpendicular? Yeah. तो देखो इधर देखो मैं दिखाता हूं। Yeah, okay, I see it. इसमें और इसमें थीटा एंगल, तो ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो वही एंगल थीटा दिखा। Yeah. ठीक है, आगे बढ़ो। कितना पार्ट डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में? D sin. और थीटा कैसा है बेटा? थीटा स्मॉल है कि नहीं है? Yes sir. Yes sir. अगर थीटा हम स्मॉल लेके चल रहे हैं तो आई होप आप इस बात से एग्री करेंगे सर कि साइन थीटा की जगह टैन थीटा लिख सकते हैं। Yes sir. और अगर मैं साइन थीटा की जगह टैन थीटा लिख सकता हूं तो टैन थीटा की जगह मैं y अपॉन कैपिटल डी भी लिख सकता हूं। देखो अगर ये थीटा है तो दिस इज y अपॉन कैपिटल डी टैन थीटा, दिख रहा है? Yes sir. तो यहां से y कितना आ गया? y कितना आ गया? डी बाई डी ऑफ डेल्टा एक्स। पक्की बात? Yes sir. और इस पे पीछे मैंने लगाया प्लस माइनस साइन। कैन यू टेल मी व्हाई प्लस माइनस? Sir, Y नीचे. ये पॉइंट पी ऊपर भी हो सकता है और ये पॉइंट पी नीचे भी हो सकता था। अगर पॉइंट नीचे होता तो इसका पाथ ज्यादा होता, इसका पाथ कम होता, यानी कि तब ये S1P माइनस S2P हो जाता। मतलब बेसिकली इसका मॉड वैल्यू तो यही आती। Yes sir. एनी डाउट? No sir. तो अब बताओ ये y किस चीज की पोजीशन बता रहा है? ये y उस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है जहां पर इन दोनों वेव्स के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है। D by बोलो पक्की बात? delta. बोलो एनी प्रॉब्लम? No sir. लगाओ दिमाग अपना, इधर जस्ट लुक एट। अगले 10
10 मिनट जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना उसको बस ध्यान से सुनिएगा, वो क्लियर हो गया आपका वेव ऑफ फिजिक्स खत्म। जीवन में कहीं गलती नहीं करेंगे आप। ये पी पॉइंट है, ये थीटा एंगल है, ये इस पॉइंट की पोजीशन है वाई, और इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डेल्टा एक्स विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर इस पॉइंट को मैं नीचे ले आऊंगा, थीटा चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज हो जाएगा, डेल्टा एक्स चेंज हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चल इधर बढ़ो। पोजीशन ऑफ ब्राइटेस्ट स्पॉट्स, सोच मत, इस स्क्रीन पर वो कौन से पॉइंट्स होंगे जहां पे ब्राइटेस्ट इंटेंसिटी होगी, यानी कि जहां पे लाल कलर मैक्सिमम चमक रहा होगा। आप बोलोगे सर ब्राइटेस्ट स्पॉट वो होना चाहिए जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यस सर। तो ब्राइटेस्ट स्पॉट का मतलब हम ऐसे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जिसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर मुझे ऐसे पॉइंट्स की पोजीशन निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे y की वैल्यू पता है कि y की जनरल वैल्यू है प्लस माइनस d बाई डी ऑफ डेल्टा x, और मैंने आपको वेव्स में पढ़ाया था जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पे डेल्टा x एन लैम्डा होता है। कुछ याद आ रहा है? यस सर। तो इसमें मैं डेल्टा x का क्या डाल देता हूं? एन लैम्डा। मुझे पोजीशन मिल जाएंगे, यानी कि y बराबर d बाई डी ऑफ एन लैम्डा। इसमें n कहां से डालते हैं? 1 से 0 से 0 से 0 1 2 3। तो बताओ y की पहली पोजीशन क्या है? और 0। अगली पोजीशन क्या है? प्लस माइनस डी लैम्डा बाई डी। अगली पोजीशन 2 लैम्डा। अगली पोजीशन एंड सो ऑन। डू यू अग्री कि सर ये वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही होगी? जिन पॉइंट्स पर हमको क्या मिल रही होगी? इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल बात में थोड़ी सी चीज लेता हूं। सबसे पहले ये वाला वाला देख लो, अपना समझ में आ जाएगा। 0 मतलब कौन सा पॉइंट? सेंटर पॉइंट। तो ध्यान दे लो ना, ये तो सेंटर पॉइंट है। जो वेव यहां से सेंटर तक आएगी और जो वेव यहां से सेंटर तक आएगी, क्या इन दोनों का पाथ बराबर होगा? अगर पाथ बराबर होगा तो पाथ डिफरेंस कितना होगा आपका? 0 होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा? अगर 0 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? यानी कि यहाँ पर हमको मैक्सिमम चमकता हुआ लाल कलर मिलेगा। पहली बार यहाँ मिलेगा, अगली बार यहाँ से कितना ऊपर मिलेगा? और कितना नीचे? फिर उसके बाद 2d लैम्डा बाई डी मैक्सिमम इंटेंसिटी, नीचे 2d बाई लैम्डा पे मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्या यहाँ पे बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? ओके नेक्स्ट। अब मैं आपसे पूछूं कि वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी कितनी? व्हाट इज दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी? तो एक बात बताइए, अगेन लेट्स गो बैक टू द वेव्स जो हम एग्जैक्टली हम इसकी इंटेंसिटी पे आई नॉट मान के चल रहे हैं और इसकी इंटेंसिटी पे आई नॉट मान के चल रहे हैं। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर मिलेगी ऑन दिस ब्राइटेस्ट स्पॉट, ये वेव में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि रूट आई प्लस रूट आई का ऊपर होता है। तो रूट आई बाय नॉट रूट आई नॉट 2 रूट आई नॉट कितना आ जाएगा? 4 आई नॉट। डू यू एग्री? बोलो इसी में जो आप कैसे हैं? नो सर। तो बताओ ये जो पोजीशन है यहाँ पर लाइन इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम कितनी इंटेंसिटी होगी? इनको मैंने क्या किया? ब्राइट स्पॉट। अब हमको एक बयान आ जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। ऑब्वियसली मैक्सिमा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है? कोई दिक्कत? नो सर। सर बस आपका एन लैम्डा के साथ है। बेटा डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा होता है ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। ओके कैसे आया है? देखो बेटा, किसी जमाने में बेटा ये पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए। यस सर। और फेज डिफरेंस क्या 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स होता था। ये याद आ रहा है? हाँ सर। तो बेटा 2 पाई से 2 पाई काट तो डेल्टा एक्स एन लैम्डा आ जाएगा। ठीक है? हाँ जी सर। चलिए अब अपने आप बताओ ये काम हमें खुद से करना है। पोजीशन ऑफ डार्केस्ट स्पॉट
पॉइंट्स होंगे जो डार्केस्ट होंगे, डार्केस्ट मतलब इंटेंसिटी क्या होगी? कैसे कैसे फिल करेंगे? जहां पर कैसे कैसे मैंने थोड़ा हो रहा होगा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 2n-1 और y की जनरल वैल्यू क्या होगी मेरे पास? प्लस माइनस d by dy ऑफ डेल्टा एक्स. डू यू एग्री विद दिस और नॉट? यस तो इसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू अच्छा 2n प्लस 1 भी ले सकते हो. प्लस 1 होने तक जीरो से लगा बहुत बताया हो जाता है. तो y आ जाएगा प्लस माइनस d by dy 2n minus 1 into lambda by 2. क्या आप यहाँ बता सकते हैं what is the first position? d lambda by 2. Yes. Next position. अरे पूरा yes. Next position हो जाएगा अब एक बात बताओ यहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम है और अगर मैं याद दिलाऊं तो इंटेंसिटी मिनिमम का फॉर्मूला था रूट आई आई माइनस रूट आई का होल स्क्वायर है, लेकिन आई और आई दोनों बराबर है. आई और क्या आई मिलवा जाएगा? यस. मतलब यहाँ पर कोई लाइन दिखाई नहीं देगी, एक ब्लैक स्पॉट दिखेगा. इसलिए मैंने बताया था स्क्रीन की पैटर्न बन रहा है, कहीं लाल कलर चमकता हो जा रहा है, कहीं कुछ काला काला रहता है. समझ आ रहा है यहाँ? इस लेसन में मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? क्या लोगों को ऐसा ऐसा क्रैक ऐसा इंटेंसिटी कितनी थी? 0. मैक्सिमम डी लैम्डा बाय डी पे थी मैक्सिमम और डी लैम्डा बाय डी और डी लैम्डा बाय डी होगा या नहीं होगा? क्या दिख रहा है? तो मैं आगे भी एक मेल मॉडल इनको बोलते हैं मिनिमास. यहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम आएगी और फुल मोड एनोड जैसा पैटर्न बनेगा. क्या ये बात में आई कि नहीं आई? यस. थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा. अच्छा एक और चीज एक और के बारे में बात कर लेते हैं. Let's talk about general confusion. अब आप सोचिए थोड़ा सोचिए. ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन का ये सेंटर है. ओ यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिला. मैक्सिमम का मतलब हो गया ये इंटेंसिटी है 4i0. इसके बाद ये जो लोकेशन है लैम्डा बाय डी, यहाँ पर मैक्सिमम मिला. यहाँ इंटेंसिटी है 4i0. इनका जो पॉइंट है लैम्डा बाय 2d, यहाँ इंटेंसिटी 0 क्योंकि यहाँ यहाँ माय क्वेश्चन टू यू इज यहाँ की मेजरमेंट कोई भी डिफरेंस है p, तो क्या यहाँ इंटेंसिटी 4i0 होगी? नहीं क्यों होगी? नहीं. इसका मतलब और सबसे बड़ी हो रहा है होगी इंटेंसिटी 0 और 4i0 की क्या होगी? हेलो हाँ बोलो इतनी बात नहीं आती है. एग्जाम्पल मान लो क्या कोई पॉइंट ऐसा हो जहाँ हो सकता है. यस सर. कर रहा है? नो सर. कर रहा है? तो ना तो ये कंसेप्ट को कर रहा है ये तो इसकी इंटेंसिटी नाम है मिनिमम और मैक्सिमम बीच में कोई होगा यस और नो. यस सर. वो कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं. जनरल पोजीशन पे हम इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी जनरल पोजीशन है जिसका 5 डिफरेंट डेल्टा एक्स है. तो अगर 5 डिफरेंट डेल्टा एक्स है तो क्या आप
इसका फॉर्मूला है पाई बाय लैम्डा इनटू क्या मेरे पास 0 आ गया और जनरल डेंसिटी निकालने के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना था I1 plus I2 plus root I1 root I2 cos phi याद आया कि नहीं आया? Yes. The formula which you can use to calculate any intensity for any phase difference phi. अगर मेरा डेल्टा एक कोई भी डिफरेंस है उससे करने पहले मैंने फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया बाय लैम्डा इनटू डेल्टा और उस फेज डिफरेंस करने के बाद मुझे इंटेंसिटी निकालनी है तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। अब मैं फॉर्मूला क्या करता हूं I लगाया I नॉट I2 की जगह I नॉट 2 root I नॉट into root I नॉट will give me again I नॉट into cos phi I will cancel these with 2 I नॉट अगर कॉमन ले लूं तो दिस विल गिव me 1 plus phi बोलो क्या प्रॉब्लम? No, sir. 1 plus phi को कैसे लिख सकते हैं? cos square pi by 2 कितना आ गया बेटा? 4i cos square by 2 4i cos square by 2 this is intensity at general position at general position जहां पर आपका फेज डिफरेंस कितना है पाई है और मैं शायद अपनी बयान में आते हम प्रूव कर दूंगा। अगर इस जनरल कंडीशन की बात करें तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 4i हो जाएगा मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 हो सकता है। इसका मतलब इंटेंसिटी कहां से ऑसिलेट कर रही है? 0 to 4i. 0 to 4i is that clear to you? Yes. Brightest spot, darkest spot, any general position. So far so good. इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी बताओ ना बेटा। इस सोर्स से लाइट आ रही है जितना डिस्टेंस लाइट यहाँ ट्रैवल करी गई है जितना डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल करी गई बोलो यस और नो। तो यहाँ रिसीव होगी सेम ही होगी लेकिन हम लोग वही पढ़े रहे हैं जहाँ पहले से एक ऑर्डर है फिर उसमें वो सेम टेस्ट को निकाल कर रहा है बेटा वो तो ये क्लियर है ये वाले साथ क्या करके आ रहा है जो ये मसला साथ कैरी कर रहा है कोई भी एनर्जी लॉसेस कंसीडर अच्छा फाइन ठीक है बोलो क्या क्लैरिटी आपको सही यस ठीक है चल अब हम स्लाइड पे अब हम देखते हैं कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है। थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करिएगा कि स्क्रीन पर आखिर क्या हो रहा है। अगर आपको ये स्लाइड जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ समझ में आ गई दैट मींस आपको आइडिया इसका बेसिकली 110% क्लियर है। देखो इधर पहले साइड व्यू का दिखाता हूँ। ये स्क्रीन का साइड व्यू है। ये है सेंटर पॉइंट O, ये है इसके ऊपर d लैम्डा बाई d और ये है d लैम्डा बाई 2d। इसके ऊपर का मैं नहीं दिखा रहा। ये नीचे का माइनस का d लैम्डा बाई d और ये नीचे का माइनस का d लैम्डा बाई 2d। अच्छा वो यहाँ पे 2 नंबर होना चाहिए ना 2d लैम्डा बाई d और ये हो जाएगा माइनस का 2d लैम्डा बाई d। चलिए इनके मिड पॉइंट देखिए ये मिड पॉइंट है d लैम्डा बाई 2d और इसका मिड पॉइंट कितना हो गया 3d लैम्डा बाई 2d। ये हो गया माइनस का d लैम्डा बाई d और ये हो गया माइनस का 3d लैम्डा बाई 2d। कोई दिक्कत क्या यहाँ तक? No, चलो बताओ यहाँ इंटेंसिटी कितनी है? max 4i. इसको हमें क्या नाम देना? मैक्सिमा। एंड इसकी मीनिंग ऐसे हो इसको बोलोगे सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलोगे आप? Central maximum. इससे लैम्डा बाई d ऊपर यहाँ पर अगेन इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो इसको बोलोगे मैक्सिमा व्हिच इज फर्स्ट मैक्सिमा। इसको बोलोगे फर्स्ट मैक्सिमा। d लैम्डा बाई d ऊपर और d लैम्डा बाई d नीचे दोनों को फर्स्ट मैक्सिमा बोलते हैं।
इसको बोलेंगे आप सेकेंडरी मैक्सिमा, इसको आप क्या बोलेंगे? बात समझ में आती है? इन सारे पॉइंट्स की इंटेंसिटी कितनी है? 4 I know. अब आओ भैया, d लैम्डा बाई डी, d लैम्डा बाई डी, d लैम्डा बाई डी, और ये पॉइंट क्या मिनिमम एंड सेंट्रल का कोई कॉन्सेप्ट है? मिनिमम सेंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मिनिमम की नेमिंग सीधे फर्स्ट से शुरू होगी। दिस इज फर्स्ट मिनिमा, दिस इज सेकंड मिनिमा, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, दिस इज सेकंड मिनिमा। अब मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा और मुझे आंसर करिए, मुझे समझ में आएगा आपको कितना फील आया। एक बात बताओ बेटा, सोच यहाँ पर इस पॉइंट पर लाल कलर मैक्सिमम चमकता हुआ दिख रहा होगा। यस सर। कितनी इंटेंसिटी से? फर्स्ट मिनिमा पर लाल कलर दिख रहा होगा कि काला दिख रहा होगा? यहाँ पर भी क्या दिख रहा होगा? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर यहाँ पर लाल कलर दिख रहा है तो क्या यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होगा कि लाल कलर दिख रहा होगा विद लेसर इंटेंसिटी? आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर लाल मैक्सिमम होगा और जैसे 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 मैं ऊपर जाऊंगा लाल कलर की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यहाँ पे एब्सोल्युटली ब्लैक हो जाएगा। यस, सेम गोज डाउनवर्ड। लाल कलर की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एंड हियर बिकम्स डार्क। यस और नो? Yes. मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पूरी लाल कलर की एक पट्टी है। पूरी लाल कलर की एक पट्टी है, पूरी पट्टी में लाल कलर है जिसमें सेंटर पे मैक्सिमम लाल है। यस और नो? यस। लाल कलर की जो फ्रिंज है यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे ब्लैक है। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? यस Yes. ये बात क्या होगा? अच्छा बताओ, यहाँ के बाद ऊपर बताओ। अब जब यहाँ से ऊपर बढ़ोगे तो फिर लाल कलर बढ़ना शुरू होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ से घटते 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 यहाँ हो जाएगी ब्लैक। तो क्या ये लाल कलर की अगली पट्टी है? यस सर। ये लाल कलर की नेक्स्ट पट्टी है? टेल मी यस और नो? यस सर। बोलते हैं फ्रिंजेस। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिंजेस। फ्रिंजेस का मतलब हो गया पट्टियां। हर फ्रिंज की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो सेम है कि अलग अलग है? सेम है। कितनी फ्रिंज की विड्थ है? फ्रिंज की विड्थ कितनी है? D lambda. लैम्डा बाई डी। प्लीज इस बात को याद रखिएगा, इसको डिनोट करते हैं बीटा से। पट्टी की जो चौड़ाई होती है वो होती है डी लैम्डा बाई डी। अब मान लीजिए आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमास इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अरे दो कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा, देखो सेंट्रल और फर्स्ट के बीच की दूरी डी लैम्डा बाई डी नहीं क्या? हाँ है। फर्स्ट और सेकंड के बीच की दूरी D lambda. अच्छा, और दो कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की दूरी D lambda. वो भी डी लैम्डा बाई। आई होप यू एग्री विद दिस। यस और नो? Yes. तो दो कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की दूरी डी लैम्डा बाई डी, दो कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा के बीच की दूरी डी लैम्डा बाई डी। ये जो लाल कलर की पट्टी बन रही है, क्या ये समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ सर। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ बिकॉज आई वांट आप इसको थोड़ा पैरेलल इधर देखिए, इधर देखो। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए जो आपकी फ्रिंज विड्थ आई है, जिसको मैं बीटा बोल रहा हूँ, वो आई है डी लैम्डा बाई डी लैम्डा। अब एक काम करते हैं बेटा, थोड़ा सा फील लेने के लिए हम इसी के साथ साथ एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये आपका सेंटर है, ऐसे करके प्लॉट करते हैं। यहां मैंने प्लॉट करी हुई है इंटेंसिटी इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर क्या प्लॉटेड है? इस स्क्रीन की क्या कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? सर उल्टा नहीं होता। अरे ऐसे नहीं, एक्सिस में चेंज नहीं कर सकता यार। अच्छा ओके। पोजीशन ना, एक ही बात है ना, मैं कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ कर सकते। बोलो बच्चों हाँ की ना? हाँ सर। चल एक बात बता, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है? 4 I know. 4 I0 बोल दूं?
यस ठीक है, यहाँ इंटेंसिटी है 0 फिर यहाँ पर डी लैम्डा, अच्छा मतलब ऐसे डॉटेड लाइन बना के दिखा देते हैं, यहाँ पर 4I0 4I0, फिर यहाँ पर 0 यहाँ पर 4i यहाँ पर 0, यहाँ पर 4i this is 0 and this is 4i do you agree with this or not? Yes. अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को रफली ऐसे करके फ्री हैंडेडली जोड़ूं तो क्या इंटेंसिटी के वेरिएशन का ये ग्राफ बनेगा? दिख रहा है? यस सर क्या ये cos स्क्वायर का नेचर दिख रहा है? यस सर अरे ऐसे 90 डिग्री घुमा के देखो, हाँ सर, है ना cos स्क्वायर का नेचर? बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? Yes, sir. ओके, नाउ टेल मी, आप बताइए क्या आपको ये समझ में आता है कि सर ये जो आपने दिखाया है ये इसी को आप पट्टी कह रहे हैं, ये पट्टी है, दिख रहा है? यस सर व्हाट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी? 4i तो इस पट्टी का जो ये जनरल पॉइंट मैंने यहाँ दिखाया था, ये जो जनरल पॉइंट है इसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी विच इज दिस वैल्यू, जो कि 4I0 से कम है और 0 से क्या है? सादा मैंने ग्राफ बस 90 डिग्री टर्न करके बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें? नो पक्की बात? पक्की बात? ओके, नाउ टेल मी, एक बार फ्रंट से भी फील लेके देख ले, थोड़ा सा जस्ट ऐसे फील लेके देख ले, फ्रंट से क्या दिख रहा होगा? तो मुझे तुम बता दो कि अगर स्क्रीन को फ्रंट से देखेंगे तो रफली एक आइडिया बता दो कैसा दिख रहा होगा, फ्रंट से देखने पे कैसा फील हो रहा होगा? चलो एक बार बताओ, सेंटर पे क्या दिख रहा होगा? हमने कलर कौन सा लिया था? लाल कलर। पहले तो आप मुझे बताइए लाल कलर विजिबल है? Yes, sir. और इसमें ब्रश का कोई ऑप्शन होता है क्या? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा ना? No, कोई sir. अपन दिख रहा इसी से काम चला लेंगे, अपने को समझना ही तो है। बताओ भाई, सेंटर पे क्या दिख रहा होगा? रेड रेड या ब्राइटेस्ट रेड? ब्राइटेस्ट अब जब मैं इससे ऊपर चलूंगा तो क्या रेड नहीं होगा यहाँ पर? होगा बट लेस इंटेंसिटी, और रेड की इंटेंसिटी क्या हो रही होगी? डिक्रीज होते जाएगी। डिक्रीज होती जाएगी। फील कर पा रहे हो इस बात को? यस ये ऐसा आएगा, ऐसा, और इसके बाद एक क्या आएगी? काले रंग की लाइन आएगी। समझ आई बात की नहीं आई? यस सर फिर उसके बाद वहां से इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी बढ़ेगी, बढ़नी शुरू होगी, और बढ़ते बढ़ते फिर क्या हो जाएगी? ब्राइटेस्ट ब्राइटेस्ट रेड। फिर वहां से धीरे धीरे घटेगी और घटते घटते ब्लैक हो जाएगा मामला। पूरा बना के दिखाऊं? क्या समझ में आ गया क्या कहने की बात है? नहीं सर समझ गए ना भाई? तो यहां से लेकर यहां तक ये रेड कलर की क्या है? फ्रिंज फ्रिंज है। कितनी चौड़ाई है इसकी? डी लैम्डा बाय डी। फिर इसके बाद देखो, ये अगली पट्टी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ऐसी एक पट्टी इसके ऊपर की तरफ भी बन रही होगी। पूरी बना के दिखा दूं क्या मैं? नहीं सर, समझ गया। आई होप क्लियरिटी है। और हर दो पट्टी के बीच में, अब ये क्योंकि बेटा स्क्रीन ही ब्लैक है तो या तो कहो मैं बैकग्राउंड व्हाइट कर देता हूं। अभी क्लियर है? हाँ सर। ये दो पट्टियों के बीच में यहां क्या दिखेगा? ब्लैक। अरे दो पट्टियों के बीच में क्या दिखेगा आपको? ब्लैक। यहाँ ब्लैक कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको स्क्रीन पे दिखेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। लाल पट्टी, फिर अगली लाल पट्टी, फिर अगली लाल पट्टी, और बीच में आपको ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर। इस तरीके का एक पैटर्न बनेगा जिसको हम कहते हैं YDAC इंटरफेरेंस पैटर्न। ये आप अपने कमरे में चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए क्या करना? लेजर लाइट ले लेना, लेजर लाइट के साथ एक कार्डबोर्ड ले लेना, बहुत पतली पतली स्लिट्स काटना, और ये मेक श्योर करना कि स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है
वो बहुत छोटा रहे, दिस स्मॉल डी शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, और दीवार को स्क्रीन बना के उस पर पैटर्न बनाने की कोशिश करना। आपको बहुत सारे YouTube वीडियोस भी इस पे मिल जाएंगे, आप चाहो तो YouTube पे देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाया है, तो उस पे बहुत क्लियर पैटर्न बनता हुआ दिखता है। समझ आ रही बात? Yes, sir. सर। कोई डाउट यहां तक? No, sir. बोलो भाई, कोई भी डाउट? स्क्रीन पर पैटर्न कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है, क्लियर है? यस सर। ठीक है भैया। एनी प्रॉब्लम, एनीवन? किसी को डाउट है तो जल्दी पूछ लीजिए। नहीं सर नहीं। फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा का फंडा समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके, चलो अब देखो बेटा, मेंस लेवल पेपर में इस पे जो सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो क्या पूछे जा सकते हैं? पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा पूछ लेगा, पोजीशंस ऑफ मिनिमा पूछ लेगा, या सिंपल आपसे क्या पूछ लेगा कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करिए। तो आई होप ये सारी चीजें आप कर पाओगे, कर पाओगे? हाँ सर। यस सर। You directly have formulas. I hope you can do it. Any doubts? Bolo, any doubts still here? नो सर। Okay, now. Was this concept discussed when you were taught ray optics? नो सर। No, sir. लाइट के केस में एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको मैं बोलता हूं ऑप्टिकल पाथ। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले आप इसका आंसर दीजिए। मान लीजिए एयर की बात हो रही है, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी YDSC पढ़ा है, जो भी हमारा अपैरेटस है, ये पूरा अपैरेटस है, इस पूरे अपैरेटस को हमने एयर में रखा हुआ था, वैक्यूम में बात हो रही थी हमारी। यस, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि सपोज यहां से एक वेव आती है और यहां से एक वेव आती है, ये वेव चल के आती है डिस्टेंस x1 और ये वेव चल के आती है डिस्टेंस x2, और यहां पे इनका इंटरफेरेंस होता है, तो इनका पाथ डिफरेंस क्या लिख सकते हैं आप? इनका पाथ डिफरेंस क्या लिख सकते हैं आप? X1 minus. ये सीखा है अपन ने, बोलो यस और नो? यस सर। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर मैं बोलूं ये एयर है और ये पानी है, ऊपर वाली वेव एयर में x1 ट्रैवल करके आई है, नीचे वाली वेव पानी में x2 ट्रैवल करके आई है, क्या इनका पाथ डिफरेंस अभी भी x1 माइनस x2 है? नहीं, नहीं, क्यों नहीं? अब जब आप x1 माइनस x2 लिखेंगे तो इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। क्या बोलेंगे आप इसे? ज्योमेट्रिकल। जबकि लाइट के केस में जो पाथ डिफरेंस हमें लेना होता है दैट इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो पहले समझते हैं कि सर ये ऑप्टिकल पाथ का क्या नाटक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक बात बताओ बेटा, ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसमें लाइट ऐसे करके ट्रैवल कर रही है और लाइट की स्पीड इसमें मैंने मान ली v, और मान लो लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो ट्रैवल किया x, कितने टाइम में? t टाइम में। मानते हो? मानते हो? कोई दिक्कत? ये एक मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, लाइट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? x, कितने टाइम में? t। इस मीडियम में स्पीड कितनी मानी मैंने? v। x क्या कहलाएगा इसका? व्हाट इज x? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ज्योमेट्रिकल पाथ। क्या कहलाएगा बेटा इसका? ज्योमेट्रिकल पाथ। अब मेरे को सोच के बताओ, क्या तुमको ये बात समझ में आती है कि अगर लाइट ने इस मीडियम के अंदर t टाइम में x दूरी चली है तो इसका मतलब ये लाइट वैक्यूम के अंदर सेम टाइम में म्यू x डिस्टेंस चलेगा? Yes. नो सर। है?
अच्छा एक बात अरे एक बात बताओ ना, यहाँ स्पीड कितनी है? इस मीडियम में स्पीड कितनी है? तो वैक्यूम में स्पीड कितनी होगी? वैक्यूम में स्पीड होगी म्यू वी। इतना रे ऑप्टिक्स पढ़ा है आपने कि नहीं? mu is equal to c by v वाला thing. तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने ये पढ़ा है कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, तो यहां से सी बराबर म्यू वी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो यस और नो। यस सर। तो यहाँ लाइट की स्पीड कितनी हो गई वैक्यूम में? सीवी नहीं, म्यू वी। अगर मीडियम में लाइट की स्पीड v थी तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड म्यू वी हो गई, यानी कि स्पीड म्यू टाइम्स बढ़ गई। तो आप बताओ सोच के, उतने ही टाइम t में लाइट वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? न्यू एक्स। म्यू एक्स। बोलो यस और नो। ये म्यू एक्स क्या कहलाएगा इसका? ऑप्टिकल पाथ। मतलब कहने का क्या है, जो लाइट किसी भी मीडियम में जो पाथ चलती है, हम उसका इक्विवेलेंट पाथ कैलकुलेट करते हैं किसके अंदर? और वैक्यूम में जो उसका इक्विवेलेंट पाथ होता है वो क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ। तो अब एक बात बताओ, सोच के बताओ मुझे, अपने आप को क्लैरिटी आएगी। मान लो ये एयर नहीं है, मान लो ये एयर नहीं है, मान लो एक ग्लास है। अब उसने ग्लास में चला x1 और वाटर में चला x2, तो क्या मैं पार्ट डिफरेंस x1 माइनस x2 बोल सकता हूं? नहीं। क्या करेंगे हम? पहले ग्लास को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? वैक्यूम। वाटर को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे? वैक्यूम में। दोनों के म्यू से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट पाथ वैक्यूम में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर। अब मुझे ये वाला पाथ भी वैक्यूम में पता है कि अगर इस मीडियम में x1 चल रहा है, दैट मींस वैक्यूम में म्यू टाइम्स x1 चल रहा होगा, यहां पर म्यू टाइम्स x2 चल रहा होगा। एक बार मैंने मीडियम सेम कर लिया दोनों का वैक्यूम, कैन आई नाउ कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस? यस सर। दैट पाथ डिफरेंस विल बी कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो जब भी आप लाइट के केस में डील करते हैं, क्योंकि हर मीडियम में उसकी स्पीड अलग अलग है, तो सबसे पहले आपको उसको इक्विवेलेंट किस में कन्वर्ट करके लेके आना पड़ेगा? वैक्यूम के अंदर, एंड देन यू विल कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ होता है इक्विवेलेंट पाथ इन वैक्यूम। तो अगर किसी भी मीडियम में लाइट x चल रही है, किसी भी मीडियम में लाइट x चल रही है, तो उतने ही टाइम में वो वैक्यूम में कितना चलेगी? म्यू एक्स ट्रैवल करेगी। जहां पे म्यू होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी पाथ को आप क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल पाथ। बोलिए बात समझ में आती है? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes sir. एनीबडी, एनी डाउट? No. ओके। एक चीज और बताओ, रे ऑप्टिक्स तुमने पढ़ी है, जब मीडियम चेंज होता है तो वेवलेंथ पे क्या असर पड़ता है? It changes. लैम्डा में म्यू हो जाता है। जैसे मान लो एयर में हाँ। वेवलेंथ लैम्डा है, तो किसी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसमें वेवलेंथ लैम्डा बाय म्यू हो जाएगी। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये समझाना पड़ेगा क्या मुझे? No sir. स्पीड अगर म्यू टाइम्स कम होती है बेटा, तो लैम्डा भी म्यू टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अगर किसी भी मीडियम में x डिस्टेंस चला गया है, तो उसका ऑप्टिकल पाथ क्या होगा? x या म्यू एक्स? म्यू एक्स। म्यू एक्स। इतना याद रहेगा आपको? यस सर। चलिए अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, जो आपको मुझे आपको पूछना चाहिए था, लेकिन आपने पूछा नहीं, तो मैं आपसे पूछता हूं। मुझे एक बात बताइए, इस वाली फिगर को देखिए, जस्ट हियर। जब आप पैटर्न बनाओगे, मान लो इस दीवार पे मैंने पैटर्न बना रखा है, ये दीवार मेरी स्क्रीन है और इस दीवार पे मैंने पैटर्न बना रखा है। अब जब पैटर्न बन रहा है तो बताओ यहां इंटेंसिटी कितनी है? 4I0। डी लैम्डा बाई डी पर कितनी है? 4 है। यहां पर कितनी है? 4 है। और बीच में यहाँ 0 का पॉइंट है, यहाँ 0 का पॉइंट है, यहाँ 0 का पॉइंट है, फिर 4I0 का पॉइंट है। ऐसा ही पैटर्न है कि नहीं है? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये तो मैंने बोर्ड के प्लेन में यहां से ऐसे डॉटेड लाइन बना के दिखा दी तुम्हें कि भैया इसके मिड पॉइंट से जो लाइन ऐसे बन रही है, वो पॉइंट को मैंने सेंटर मान लिया। तुम रियल लाइफ में सोच के बताओ कि अगर ये स्क्रीन होती, इस स्क्रीन पे तुम पैटर्न बना रहे थे और यहां मैंने कहीं कार्डबोर्ड पकड़ रखा होता, तो इस कार्डबोर्ड से जो लाइट आ रही है वो इस स्क्रीन पे अगर पैटर्न बना रही है, तो तुम सेंट्रल मैक्सिमा आइडेंटिफाई कैसे करोगे?
तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो बेटा, तुम ऐसे इमेजिन करो, अगर ये बोर्ड स्क्रीन है तो यहाँ पे तुम्हें लाल पट्टी काली, लाल काला, लाल काला, लाल काला, लाल काला, ऐसा पैटर्न दिख रहा होगा। बोलो यस और नो। यस सर। और सारे लाल 4i0 से चमक रहे होंगे मैक्सिमम, यस और नो। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो मुझे कैसे पता कौन सा वाला सेंटर है? क्या मैं यहाँ कार्डबोर्ड से हवा में धागा लेके जाऊंगा कि कौन सा वाला सेंटर है? No, but why is it relevant? आइडेंटिफाई द सेंट्रल मैक्सिमा। सर d/2 पर। हाँ जी, d/2। this is a very good question that you must be able to answer. How will I identify central maxima? सर रियल में सर एक्सपेरिमेंट थिकनेस उसकी सबसे ज्यादा होगी। एक मिनट, हाँ एक एक करके बोलो। हाँ बोलो। रियल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एनर्जी लॉसेस भी तो होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, बट बेटा वो हम डिस्टेंस बहुत कम, उतना डिस्टेंस में उतना एनर्जी लॉसेस कंसीडर नहीं करते। लाइट है, लाइट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो उसके एनर्जी लॉसेस को आप अप्रोक्सीमेटली नेग्लेक्ट करके चल सकते हो ओवर सच लार्ज डिस्टेंसेस। जैसे एक बात बताओ, मान लो मैं टॉर्च है, मैं यहाँ टॉर्च जलाऊं, तो यहाँ अगर मैं टॉर्च जला रहा हूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मेरे हाथ तक, उसकी इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। नहीं होता है, राइट। तो सेंटर का स्ट्रिप सबसे ज्यादा थिक होगा। सेंटर का स्ट्रिप सबसे ज्यादा थिक होगा, ऐसा किसने कहा? अभी तो मैंने बना के दिखाया बेटा। सारी स्ट्रिप्स की थिकनेस सेम है कि अलग अलग है? सेम है। सेम है। फिर हाउ विल यू आइडेंटिफाई द सेंट्रल मैक्सिमा इन रियल लाइफ? सर ऑड नंबर होंगे ना मैक्सिमम, तो उसके बीच वाला सेंटर। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। x1 और x2 इक्वल होंगे। चलो मैं हिंट देता हूँ बेटा, मैं हिंट देता हूँ, समझ जाओगे अभी थोड़ी देर में। इधर देखो, So what if you block one hole? ये सेंट्रल पॉइंट है। अभी मैं बताऊंगा, अपने आप कैच कर लोगे। ये S1 है, ये S2 है। एक बात बताइए, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? मैक्सिमा की कंडीशन डेल्टा x बराबर n लैम्डा होती है। बोले यस और नो। यस सर। डेल्टा मैक्सिमा की कंडीशन होती है डेल्टा x बराबर n लैम्डा। आई होप यू ऑल एग्री। और सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जहां पर डेल्टा x 0 होता है। यस Sir, so you change the color of light क्या? सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जहां पर डेल्टा x 0 होता है। बोलो यस और नो। क्योंकि उसमें n की वैल्यू 0 होती है, तो लैम्डा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ आ रही बात? यस सर। तो अब एक बात बताओ, मुझे सोच के बताना आराम से। अगर मैं एक्सपेरिमेंट रेड लाइट से करूं और एक बार वायलेट लाइट से करूं, दोनों का फर्स्ट मैक्सिमा एक जगह बनेगा, अलग अलग जगह बनेगा? है फर्स्ट मैक्सिमा अलग अलग सर। फर्स्ट मैक्सिमम अलग 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 सेंट्रल से। मैक्सिमा की पोजीशन आएगी d लैम्डा बाई d। तो जब मैं रेड से करूंगा तो लैम्डा रेड यूज करोगे, वायलेट से करोगे तो लैम्डा वायलेट यूज करोगे। तो एक जगह बनेगा, अलग अलग बनेगा? अलग अलग। आप में से कितने लोगों को समझ आता है सर सेंट्रल एक ही जगह बनेगा दोनों? हाँ Yes, सर, sir. सेंट्रल। सेंट्रल का लैम्डा से कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल के लिए n कितना है? 0। 0। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। तो बेटा देखो क्या करते हैं। अगर मुझे सेंट्रल मैक्सिमा आइडेंटिफाई करना है तो इस YDAC एक्सपेरिमेंट को मोनोक्रोमैटिक लाइट की जगह कौन सी लाइट से करा देते हैं? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट से करा देते हैं। तो अब एक बात बताइए, फर्स्ट मैक्सिमा सबका एक जगह बनेगा? नहीं। सबसे पहले किसका बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा? जिससे सबसे ज्यादा होगा। अरे सबसे सबसे कम लैम्डा ना। Violet. वायलेट का लैम्डा सबसे कम वायलेट का होता है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। यस। तो यहाँ पे मुझे वायलेट मिलेगा और रेड का जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा वो थोड़ा सा ऊपर होगा कि नहीं होगा? बोलो यस। यस। यानी कि यहाँ पे मुझे ये पूरा विब्योर दिखेगा। बोलो नहीं आई बात समझ में? हाँ सर। लेकिन सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट होगा जिसपे सबका मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? So you see यस। तो अगर यहां पर सबका मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा तो यहाँ पे कुल मिला के ये स्पॉट फिर से व्हाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. जो स्पॉट व्हाइट दिखेगा मुझे स्क्रीन पे वही सेंट्रल मैक्सिमा होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई व्हाइट स्पॉट आपको नहीं दिखेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस। गॉट इट और नॉट? यस सर। तो हाउ डू आइडेंटिफाई द सेंट्रल मैक्सिमा? सेंट्रल मैक्सिमा को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का। व्हाइट लाइट के इस्तेमाल से क्या होता है कि जब आप व्हाइट लाइट आइडेंटिफाई यूज करते हो तो कौन सा मैक्सिमा होता है जो कोइंसाइड कर जाता है? सेंट्रल। सेंट्रल मैक्सिमा पे। सेंट्रल मैक्सिमा कोइंसाइड क्यों कर रहा है बेटा?
डेल्टा एक्स एन लैम्डा रखना है, तो जब एन ही 0 है तो क्या लैम्डा से कोई फर्क पड़ रहा है? नो नहीं फर्क पड़ रहा। तो यहां पर सबके सेंट्रल मैक्सिमा कोइंसाइड करेंगे, तो यानी कि यहीं पे वायलेट, रेड, ब्लू, ग्रीन सबकी मैक्सिमम इंटेंसिटी यही मिलेगी, तो यहाँ पे कुल मिला के एक व्हाइट स्पॉट बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes. फर्स्ट मैक्सिमम में क्या कोइंसाइड करेंगे ये? नहीं। फर्स्ट मैक्सिमा पे कोइंसाइड करेंगे कि ऐसे वायलेट से लेकर रेड ऐसे स्प्रेड कलर से ऐसे स्प्रेड दिखेंगे आपको? एब्सोल्यूट परफेक्ट व्हाइट स्पॉट सिर्फ जहां बनेगा वही आपका सेंटर पॉइंट होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम हियर? सर डाउट, अगर हम लोग जो मतलब इधर कोई ब्लैक स्पॉट्स नहीं आएंगे क्या? कोई जो मतलब बीच में जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बन रहा था, ब्लैक स्पॉट्स हो रहा था, अब नहीं आएंगे। हाँ। नहीं आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, चलो इसको और समझते हैं ना, इसको और समझते हैं। पहले बताओ क्या यहाँ तक बात समझ में आई तुम्हें कि नहीं आई? सर उसमें फ्रिंजेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? बेटा फ्रिंजेस आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे, बहुत ही डिस्टॉर्टेड पैटर्न होगा, पर एक पॉइंट तो ऐसा होगा ना जो बिल्कुल व्हाइट होगा। यस सर। उसको मैं आइडेंटिफाई, उसको मैं मार्क कर लूंगा स्क्रीन पे कि यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा। समझ आई बात कि नहीं आई? यस सर। यस सर। पहले मैंने क्या किया, पहले व्हाइट लाइट से एक्सपेरिमेंट किया, स्क्रीन पे मुझे एक पॉइंट दिख गया व्हाइट, उसको जाके मैंने मार्क कर दिया, फिर बार जो सोर्स ऑफ लाइट है वो व्हाइट लाइट हटा के लेजर डॉट लगा दी रेड वाली, तो अब जो पैटर्न दिखेगा मुझे पता है ना कहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। बोलो बच्चों, क्या कोई यहां तक प्रॉब्लम आपको? बोलो भाई। नो। पक्की बात? ऑल क्लियर? बोलो ऑल क्लियर? ठीक है, इधर देखिए, आपने अभी तक बेटा जितना भी पढ़ा है, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, जिसमें आपने पोजीशन ऑफ ब्राइट स्पॉट्स निकालना सीखा, पोजीशन ऑफ डार्क स्पॉट्स निकालना सीखा, सीधे सीधे फॉर्मूले अवेलेबल है आपके पास। कोई आपसे कहेगा थर्ड मैक्सिमा की पोजीशन निकाल दीजिए, तो थर्ड मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी? ऐसी बताओ रली। 3 लैम्डा डी बाई डी। 3d लैम्डा कर लोगे ना? 2 लैम्डा। अरे थर्ड मैक्सिमा बेटा, तो एक बात बताओ, सेंटर वाले को सेंट्रल बोलते हैं, मैंने अभी नेमिंग बताई थी कि नहीं? सेंट्रल वाले को सेंट्रल बोलते हैं, सेंट्रल के ऊपर वाले को फर्स्ट बोलते हैं। रिमेंबर दिस और नॉट? ओके ओके। डोंट गेट कंफ्यूज देयर। फर्स्ट मैक्सिमा d lambda by d, सेकंड मैक्सिमा 2d lambda by d, थर्ड मैक्सिमा 3d lambda by d। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, फर्स्ट मैक्सिमा नीचे d lambda by d, सेकंड मैक्सिमा 2d lambda by d। सो फार सो गुड? यस। ओके, अब मुझे एक बात बताइए सोच समझ के, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी तो। अब जो हम करीबन 8 से 10 आपको स्पेशल केसेस पढ़ाएंगे YDSE के, आज हम सिर्फ 1 या 2 ही डिस्कस कर पाएंगे, बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लीज याद रखिएगा ये सारे चीजें आपसे एडवांस में पूछी जा सकती हैं। पहली चीज आपको ये पता है कि अगर सेंट्रल मैक्सिमा हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम कौन सा कलर यूज करेंगे? वाइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें वहां पे भी कराया था, वेव्स में भी कराया था दूसरे फॉर्म में। अगर मैं कह रहा हूं कि YDSE हो रहा है मल्टीपल वेवलेंथ के साथ, यानी कि मेरा जो ये एक्सपेरिमेंट है, लेट अस से इसमें मैंने एक वेवलेंथ की जगह 2 वेवलेंथ यूज करी हैं, λ1 और λ2। ये जेई में 3-4 बार पूछा जा चुका है। 2 वेवलेंथ यूज करी हैं, एक λ1 और एक λ2। अब हमको एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें डार्केस्ट स्पॉट, तो हम कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं λ1 की बात करूं, सिर्फ λ1 की बात करूं, तो यहां एक पॉइंट होगा d λ1 अपॉन 2d विच विल बी द फर्स्ट मिनिमा ऑफ दिस वेवलेंथ। यस सर। यहां पर इंटेंसिटी 0 होती अगर सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट λ1 से हो रहा होता। यस और नो? यस सर। नाउ टेल मी, अगर ये 2 वेवलेंथ मैंने साइमल्टेनियसली यूज करी है, λ1 और λ2, क्या यहां पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 होगी? नो। क्यों?
Because it won't, the minimas are not the same. एग्जैक्टली ये लैम्डा 1 के लिए मिनिमा है, बट क्या ये लैम्डा 2 के लिए मिनिमा है? नहीं No, sir. लैम्डा 2 तो कुछ ना कुछ इंटेंसिटी यहां दे रहा होगा, बोलो यस और नो। Yes, sir. तो आप दिमाग लगा के दिखाओ, विच विल बी द एब्सोल्यूट डार्केस्ट स्पॉट। क्या मैं बोल सकता हूं कि जहां पर दोनों के मिनिमाज कोइंसाइड कर जाएंगे वो डार्केस्ट स्पॉट होगा? LCM ना? Yes, sir. जहां पर दोनों के मिनिमाज कोइंसाइड कर जाएंगे वो डार्केस्ट स्पॉट होगा, यानी कि जहां पर इसकी वजह से भी इंटेंसिटी जीरो, इसकी वजह से भी इंटेंसिटी जीरो, वहां पर मुझे कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। क्या कैन ऐसा आल्सो हो बी सकता है? केस जहाँ पे दो ऐसे लाइक दोनों कंबाइन करके जीरो इंटेंसिटी बने। एग्जैक्टली नहीं क्या बोल रहे हो? ऐसे भी हो सकता है ना कि दोनों इंडिविजुअली कंबाइन करके जीरो इंटेंसिटी दे। हाँ बेटा, दोनों इंडिविजुअली कंबाइन करके जीरो इंटेंसिटी कैसे देंगे? इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है। अच्छा हाँ सॉरी दोनों की जीरो होनी। वैसे नहीं सर, लेकिन फिर सुपर पोजिशन से जीरो हो रहा है। हाँ सुपर पोजिशन से जीरो हो रहा है। समझ आ रही है बात? मतलब एक लैम्डा 1 का पैटर्न है, एक लैम्डा 2 का पैटर्न है, उसमें डार्केस्ट स्पॉट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर एक पॉइंट ऐसा है जो बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है मुझे, दो वेवलेंथ यूज करने के बावजूद भी, तो ऐसा इसका क्या मतलब है? That means the minimas coincide, right? For them to be zero. हाँ तो देयर मिनिमास मस्ट कोइंसाइड। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? सोच के बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि इसका 5th मिनिमा इसके 7th मिनिमा से कोइंसाइड कर जाए? हो सकता है कि नहीं हो सकता? Possible. That was possible. दैट इज ऑब्वियसली पॉसिबल। तो पहली बार जब ऐसा होगा कि दोनों के मिनिमास कोइंसाइड करेंगे, दैट वुड बी द डार्केस्ट स्पॉट। यस और नो? Yes. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सेंट्रल मैक्सिमा विल स्टिल बी द ब्राइटेस्ट स्पॉट? Yeah. यस सर। इसका Yes, सेंट्रल भी ये है, इसका सेंट्रल भी ये है। अभी समझाया, सेंट्रल पे लैम्डा से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्रिएट करेंगे। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पॉइंट के बाद अगर मैं तुमसे कहूं कि इसके बाद बताओ, इसके बाद पहला ब्राइटेस्ट स्पॉट कहां होगा, तो क्या मतलब है इसका? Point where the maximas overlap. इस पॉइंट पर दोनों के Maxima overlap. मैक्सिमास क्या कर जाएंगे? Overlap. कोइंसाइड कर जाएंगे। तो दिस पॉइंट पे दोनों के मैक्सिमास कोइंसाइड कर जाएंगे, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट आपको मिलेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आपकी? नहीं? यस सर। पक्की बात है? Yes. अरे पक्की बात है? यस सर। Yes. तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो इधर देखो, मान लो लैम्डा 1 है 4000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 2 है 5600 एंगस्ट्रॉम। चलो बताओ, पोजीशन ऑफ ब्राइटेस्ट स्पॉट And lambda 1 is equal to m lambda 2. अदर देन सेंटर, ऑफ कोर्स अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा। क्या करूंगा जल्दी बता दो? So n lambda 1 is equal to m lambda 2. हम क्या बोल देंगे? हम ये बोल देंगे कि अगर इन दोनों का मुझे ब्राइटेस्ट स्पॉट चाहिए, तो इसका nth मैक्सिमा और इसका mth मैक्सिमा क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? कोइंसाइड। इसके nth मैक्सिमा की पोजीशन कैसे आएगी? nth मैक्सिमा की पोजीशन कैसे आएगी? एन डी लैम्डा 1/d। इतना समझ पा रहे हैं आप? यस। और इसके mth मैक्सिमा की पोजीशन कैसे आएगी? Should this be equal? Yes, sir. This gets cancelled out, यानी कि n अपॉन m मुझे मिल जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 मतलब 5600 अपॉन 400, ये कट जाएगा। 4 से काटूंगा तो यहाँ पर 14 और 10 7:5 आ रहा है। बोलो नहीं आ रही बात समझ में? क्या मतलब है 7:5 का? 7:5 का क्या मतलब है? मतलब इसका 7th और दूसरे का साइड का, मतलब इसका 7th मैक्सिमा इसके 5th मैक्सिमा से क्या कर रहा है? कर रहा है। यानी कि ये वो पहली पोजीशन है जहां पे दोनों ब्राइटेस्ट इंटेंसिटी क्रिएट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आती है आपको? बोलिए, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो अगर आपको निकालना होगा तो अब आप पोजीशन निकाल लेंगे, तो या तो इसके 7th मैक्सिमा की पोजीशन लिख देना या इसके 5th मैक्सिमा की पोजीशन लिख देना, वो एक ही पोजीशन आएगी। दैट विल बी योर आंसर। इतना काम कर पाओगे? Yes. ठीक है, एक केस के बारे में हम और बात कर लेते हैं, इसको और समझ लो बेटा। केस नंबर 2, YDSC apparatus
dipped in a medium of refractive index mu। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूं, आई जस्ट वांट आप खुद से फील करें इस चीज को। एक बात बताइए भैया, ये आपका YDSC अपैरेटस है एयर में, ये S1, ये S2, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा था d लैम्डा बाई डी पर, इधर फर्स्ट मिनिमा था d लैम्डा बाई 2d पर, मैं सारे नहीं दिखा रहा हूं, माइनस के d लैम्डा बाई 2d पर इधर था, और माइनस के d लैम्डा बाई d पर ये फर्स्ट मैक्सिमा था। ऐसे करके एक पैटर्न बन रहा था। अब आपसे पूछा गया कि अगर इस पूरे अपैरेटस को उठाकर मैंने लेटस से पानी में डुबा दिया या किसी दूसरे मीडियम में डुबा दिया, अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट हम एक दूसरे मीडियम में कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बताइए क्या होगा, पैटर्न के साथ क्या होगा? लैम्डा यू रिप्लेस विद लैम्डा बाय म्यू। क्या जो लैम्डा है वो लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा? यस सर। तो प्लीज इस बात को समझो और खुद से फील करके बताओ, क्या तुमको ये बात समझ में आती है कि ये पूरा का पूरा पैटर्न जो आपको दिख रहा था ये श्रिंक हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा था d लैम्डा बाई डी पर, अब कहां बन रहा होगा? d लैम्डा बाय म्यू डी। d लैम्डा बाई म्यू डी पर, और म्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, यस और नो? यस सर। तो ये फर्स्ट मैक्सिमा यहां होगा कि नीचे आ गया होगा? नीचे। फर्स्ट मिनिमा यहां होगा कि नीचे आ गया होगा? नीचे। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड सर, सेंट्रल मैक्सिमा की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यस सर। Yes, sir. सेंट्रल मैक्सिमा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसका लैम्डा से कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा यहीं रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा कि ऊपर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि सेंट्रल मैक्सिमा के अबाउट पूरा पैटर्न ऐसे करके क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। दैट मीन्स pattern shrinks about central maxima। सोच के बताइए, पट्टी की जो चौड़ाई थी वो सेम रहेगी? नो सर, डिक्रीज। व्हाट विल बी द बीटा न्यू? पहले पट्टी की चौड़ाई थी d लैम्डा बाई डी, क्या वो d लैम्डा बाई म्यू डी हो जाएगी? यस सर। यानी कि ओरिजिनल बीटा बाई म्यू, तो पट्टी की चौड़ाई म्यू टाइम्स कम हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है जी। अब इसमें देखिए, यहां तक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि सेंट्रल मैक्सिमा की सेहत पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, बिकॉज वहां पर डेल्टा एक्स अभी भी 0 है। जो वेव यहां से आ रही है और जो वेव यहां से आ रही है, दैट स्टिल सेटिस्फाइज डेल्टा एक्स 0। बाकी हर जगह लैम्डा के चेंज से फर्क पड़ेगा, और क्या फर्क पड़ेगा? वो है पैटर्न श्रिंक कर जाएगा। क्या ये तीनों केसेस की व्हाइट लाइट पे क्या होगा, मल्टीपल वेवलेंथ्स में कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर डिप कर देंगे, ये तीनों केसेस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आपको? Yes, sir. ठीक है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे बेटा, तो हम बचे हुए जो 6, 7, 8 केसेस हैं जो कि एडवांस में आपसे पूछे जाएंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे आपसे। प्लीज लेक्चर मिस आउट मत करिएगा किसी भी हालत में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस इन योर एडवांस्ड एग्जामिनेशन जो पूछे जाने की है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज तो हमने आपको सिर्फ YDSC का क्या समझाया है? ओवर बेसिक समझाया है। बोली बात समझ में आती है? यस। चलिए, अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं, जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे एक बात बताओ, सोचो आराम से, थर्ड मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी? अगर तुमसे पेपर में पूछ ले कि थर्ड मैक्सिमा की पोजीशन क्या है? 3 लैम्डा डी बाई डी। 3 लैम्डा डी बाई डी। एग्री विद दिस और नॉट? यस सर। Yes, sir. ओके। अब मैं आपसे पूछता हूँ 80th मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी? 80 लैम्डा डी बाई डी। Yes or no? Yes, sir. Now please try to understand. This is a wrong answer. Why? यहाँ देखिए,
सी दिस फिगर, ये थीटा है। यस सर, थीटा जब आप- स्मॉल में रहेगा ना 80 पे। जब आपने ये रिलेशनशिप निकाला था तो आपने थीटा को क्या माना था? स्मॉल। इसी को मानते हुए तो पोजीशन निकाल लिए, बोलो यस और नो। यस अब सोचो, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, ये थर्ड मैक्सिमा, तो फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, इसके लिए तो मैं थीटा छोटा मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं? यस सर। लेकिन जब मैं ऊपर बढ़ूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे जब मैं 80th तक पहुंचूंगा बेटा, मतलब स्क्रीन पर बहुत ऊपर पहुंच जाऊंगा, क्या तब भी थीटा छोटा रहेगा? इसकी गारंटी है? नहीं। तब थीटा छोटे रहने की गारंटी नहीं है। और अगर थीटा छोटा नहीं है तो साइन थीटा को आप टैन थीटा से रिप्लेस नहीं कर सकते। रिप्लेस नहीं कर सकते तो इसे y बाई डी नहीं ले सकते, यानी कि ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। समझ आ रही है बात की नहीं? यस सर। Yes. उस केस में आपको पहले यहां से डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. अगर बेटा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए सेकंड मैक्सिमा निकालो, थर्ड मैक्सिमा निकालो, तो थीटा चेक करने की जरूरत नहीं। स्लो मतलब लोअर ऑर्डर ऑफ मैक्सिमास के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए इन जनरल थीटा छोटा ही रहेगा। पर जहां क्वेश्चन में दिख जाए 80th मैक्सिमा निकालो, 90th मैक्सिमा निकालो, तो दैट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। आपको पहले क्या चेक करना पड़ेगा? थीटा चेक करना पड़ेगा कि थीटा छोटा है भी या नहीं है, क्योंकि हमने जो भी रिजल्ट डिराइव किए हैं वो क्या मानते हुए डिराइव किए हैं? थीटा छोटा एट दिस पॉइंट और नॉट? Yes. And approximately do we know that theta is very small? What? Till with which maxima do we know that theta is very small? वो तो हमें देखना पड़ेगा ना बेटा, थीटा की वैल्यू छोटी, मैथ्स में पढ़ा होगा ना, थीटा छोटा कहाँ तक, sin थीटा इक्वल टू tan थीटा कहाँ तक वैल्यू That, so approximately you must have seen in questions till where is it small? till where it is small, generally 10 degrees तक मान, And okay. राइट, 10 degrees तक मान के चलो। कोई दिक्कत यहाँ तक? Till not 10 degrees. I mean, which maxima is it small? बेटा वो तो मैक्सिमा की पोजीशन तो डिपेंड करेगी ना डी और कैपिटल डी पर भी। Yeah, that makes sense. अरे मैक्सिमा की पोजीशन सबके लिए I सेम mean, ही। like general trend तो कुछ होगा। अरे जनरल ट्रेंड कैसे होगा यार? कैपिटल Okay, डी अंडरस्टैंड, हो सकता है किसी में 40th मैक्सिमा तक छोटा एंगल हो सकता है किसी में 10 मैक्सिमा के बाद ही एंगल बड़ा हो जाए, नहीं हो सकता ऐसा? I get that, sir. I get that, sir. हाँ, तो तुम मुझसे चाह रहे हो कि सर एक वैल्यू बता दो, वो मैं कैसे बता दूं बेटा? वो डेटा पर डिपेंड करता है। Right? Usually there's like a range always. Usually there's like a range. नो जनरली ऐसा नहीं, बट मैंने आपको बता दिया ना, वो आपको क्वेश्चन देख के फील हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है थर्ड मैक्सिमा निकालिए, फोर्थ मैक्सिमा निकालिए, उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 3d लैम्डा बाई डी 4d लैम्डा बाई डी देना। लेकिन जहां नंबर आपको थोड़ा सा बड़ा दिखे, 50th मैक्सिमा की बात हो, 60th मैक्सिमा की बात हो, तो बेटा ये फॉर्मूला लगाना गलत हो जाएगा। यही हमारा एक अनदर स्पेशल केस है जहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। ऑलराइट, जो भी आज पढ़ा अपन ने, क्लियर है आपको सारी चीजें? यस सर। This is your QR code. I'm generating the QR code. You can just take that QR code. Recording I'll send you in the respective groups by the evening. And please, जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आए, इतना हल्का फुल्का रिवाइज करके आइएगा। हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं है, आई एम श्योर, जो रिवाइज करने की जरूरत हो। सब हमने वेव्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसी इंटरफेरेंस को हमने सिर्फ अप्लाई करना सिखाया है आज आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिटेल में बातें करेंगे। ऑल्सो व्हेन यू आर कमिंग विद फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, प्लीज sit with your modules in hand with you. समझ आई बात? Yes, sir. Are you talking about Tuesday? Yeah, Tuesday only. Right? Sir, Tuesday. Oh, yes, of course. Releasing So mains failed. batch. So mains batch on Tuesday. So we have on Thursday. अच्छा, ओके, तो जिसका भी है वो अलग अलग कर लेना। सो थर्सडे आप सिर्फ वेव ऑप्टिक्स के जो बचे, सॉरी नॉट वेव ऑप्टिक्स, वेव के जो बचे टॉपिक है बोलेंगे कि वेव ऑप्टिक्स भी कंटिन्यू करेंगे? नहीं बेटा, पहले मैं वेव्स खत्म करूंगा, जो आपका साउंड वेव्स बचा हुआ है। कितने देर की क्लास है ये बता? 3 घंटे 5 to 8 है। हाँ, 5 to 8 है, तो फिर तो बेटा उसमें साउंड वेव्स पढ़ाऊंगा मैं करीबन हाफ पार्ट ऑफ द लेक्चर, और बाकी टाइम में वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा। सिर्फ बीट्स ही तो बचा हुआ है ना आपका? हाँ, तो दैट सर पुणे के ब्रांचेस का सेंटर्स का नहीं है सर लेक्चर आपका? बेटा वो मुझे नहीं पता, जस्ट सी टॉक विद द कोऑर्डिनेटर कि कैसे लेक्चर्स लगे हैं। मेरे ख्याल से जो जितना मुझे पता है, व्हाट आई नो इज दैट, पहले तो आप QR कोड ले लो, जस्ट स्कैन दिस,
कर लिया इतना? यस कर लिया? Yes, sir. Okay. Yes, sir. As far as I know, I have not gone through the timetable बहुत fluently, but जितना मैंने देखा है वो ये है कि शायद परसों 5 to 8 I have a lecture. In whatever batch, I don't know. एक बार I'll go through the timetable and वो तुमको तुम्हारे टाइम में होगा ना? You can go through नहीं that. हमारा टाइम आया सर, उसमें नहीं दिखा है। सर अंधेरी का जो ब्रांच है उसमें थर्सडे को है 5 to 8। तो फिर होगा बेटा, थर्सडे को होगा। हो सकता है 2 लेक्चर मैंने बोला ना, Yes, sir. Thursday को है। मैंने भी अभी टीटी बेटा बहुत उससे नहीं देखा है। अगर थर्सडे को होगा तो थर्सडे को ले लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? यस सर, थैंक यू सर। इतना पढ़ के आना, इतना जो आज पढ़ा है वो क्लियर है 100%? यस सर। ठीक है, जा सकते हो आप। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। Hi, sir. Thank you. बाय, टेक केयर। सर QR दिखाएगा फिर से चाहिए?